Hello everyone, myself Kundan Misra welcomes you all at Wise IAS, India's most affordable platform for the preparation of civil services examinations across the country. इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आप जानते होंगे, इंडिया राइट फ्रॉम द फ्रीडम इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को लाने की कोशिश करती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी दी हुई है। क्या मतलब होता है इस इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का? इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि इस देश में पुअर से पुअर सिटीजन को वो सारी सर्विस मिल सके जो रिच टू रिच सिटीजन्स को मिलती है। तो दैट काइंड ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हम इस फील्ड में इस प्लेटफॉर्म के जरिए लाना चाहते हैं, जहां की पुअर से पुअर स्टूडेंट को वो सारे सर्विसेज, वो सारे फैकल्टीज, वो सारे क्वालिटी दिया जा सके जो एक रिच से रिच स्टूडेंट्स किसी बड़े कोचिंग में जाके लेता है। तो दैट इज द एसेंस ऑफ दिस प्लेटफॉर्म एंड दैट्स व्हाई आई से दैट दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म अक्रॉस द कंट्री। अब हम बात करते हैं अपनी, तो मेरे साथ आपका अगले 75 से 80 घंटे का इंटरेक्शन है। फॉर द नेक्स्ट 75 टू 80 आवर्स हम लोग जो है ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे, विच इज वन ऑफ द इंटीग्रल कंपोनेंट एंड एज आई कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द जनरल स्टडीज फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। अब ये 75 से 80 घंटे में हम जो भी ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, पर्टिकुलरली जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस 75-80 घंटे में मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा जिससे कि यूपीएससी इसके बाहर से क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकती है। अगर मैं ऐसा कहता हूं तो मैं आपके साथ इनजस्टिस कर रहा हूं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट, कोई किसी भी नॉलेज, किसी भी डिसिप्लिन की कोई बाउंड्री नहीं होती है। आप कहीं से भी क्वेश्चंस पिक किए जा सकते हैं, जैसे कि यूपीएससी ने पहले पिक किया भी है इस तरह के क्वेश्चंस जो पता ही नहीं चलता है कि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि जियोलॉजी का क्वेश्चन है। बट यस, वन थिंग आई कैन एश्योर कि हम जो इस पूरे कोर्स में जितने तरीके से, जितने डिटेल में हम चीजों को, टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, आप अगर रियल सेंस में वो पढ़ते हैं तो आई एम डैम श्योर कि अगर यूपीएससी इसके बाहर से क्वेश्चन पूछती है तो 99.9% बच्चे नहीं कर पाएंगे, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो। यानी कि ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कि ऑप्शनल जिनका रहा है ज्योग्राफी, शायद वो कर पाए। बट ऐसे क्वेश्चंस जो जनरली बाकी जनरल स्टडीज के स्टूडेंट्स कर पा रहे हैं और आप अगर नहीं कर पाए ये कोर्स पढ़ने के बाद भी, दैट आई डोंट थिंक सो। तो इसलिए हमारा जो पर्पस है इस कोर्स को ले जाने का, वो राइट फ्रॉम फ्लोर टू द रूफ है। मतलब कि हम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा मान के कि आप जस्ट अभी ग्रेजुएशन पास करके इस एग्जाम में बैठने आ रहे हैं और वहां से ले जाके उस समय उस जगह पे ले जाना चाहते हैं जहां से कि अगर आपको कल को ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मन करे ज्योग्राफी लेने के लिए तो आपको बहुत दिक्कत ना लगे, क्योंकि आप ज्योग्राफी को फ्रॉम एवरी एंगल, एवरी पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ सकें। तो हमारा जो आज के डिस्कशन, आज के लेक्चर का पर्पस है, ये किसी ज्योग्राफी के टॉपिक को स्टार्ट करने का नहीं है। मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट एनी टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको एक्चुअली ज्योग्राफी से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं कि ज्योग्राफी किस तरह का सब्जेक्ट है, नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। यानी कि इन ऑल एंड आउट ज्योग्राफी कैसे पढ़ना है ये आपको पहले पता होना चाहिए। किसी भी फॉर्मल सेटअप में, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिफेंस सिस्टम हो, कोई भी मिशन या प्रोजेक्ट जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम उसके पहले पाथ को देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमें कैसे स्टार्ट करनी है, किस तरह की प्रॉब्लम्स आएगी, किस तरह की हमारी स्ट्रैटेजी होगी, ये सारी चीजें हम देखने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि हम एक बहुत ही एफिशिएंट वे में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकें। द सेम थिंग अप्लाइज टू दिस कोर्स ऑल्सो, कि अगर ज्योग्राफी में मैं आपको सारे टॉपिक्स पढ़ा के 1 by 1 ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, मैं चला जाता हूं, तो इससे आपको वो फायदा नहीं होगा जब जो आपको अगर ये जानने से आपको होगा कि हाँ ज्योग्राफी को हमें लिखना कैसे है, ज्योग्राफी को हमें सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, अगर ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन आता है तो हमें क्वेश्चंस को प्रेजेंट कैसे करना है, आंसर का फॉर्मेटिंग कैसे करना है। तो ये सारी चीजें इंटीग्रल पार्ट होंगी आपके स्टडी की। आज हम जो भी चीजें ज्योग्राफी के बारे में बताएंगे उसका पर्पस पर्टिकुलर कोई नॉलेज आपको देना नहीं है, उसका पर्पस है कि आगे आप जो भी पढ़ें ज्योग्राफी में, जो भी आप टॉपिक्स कवर करें, वो उसी स्ट्रेटजी के साथ कवर करें। जो भी सब्जेक्ट का नेचर होता है उसका रिफ्लेक्ट होना बहुत जरूरी होता है आंसर्स में, और हर सब्जेक्ट का अपना एक पर्टिकुलर नेचर होता है। आप हिस्ट्री पढ़ते हो, हिस्ट्री का आंसर्स लिखते हो, उसके अपने एक पर्टिकुलर नेचर होंगे कि आप इस तरह से लिखोगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजों को लिखोगे। उसी तरह से आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो इसका भी अपना एक पैटर्न है कि आप डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न में हर चीज को देखोगे। ज्योग्राफी आप इंडिया की बात कर रहे हो तो आप उसको कनेक्ट करोगे, जितने भी थियरीज हैं मॉडल बिल्डिंग्स उनसे कनेक्ट करोगे, आप उसको कंपेयर करोगे, उससे रिलेटेड
जो भी फीचर्स है बाकी सारे कंट्रीज में, जैसे अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, तो इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न ऑफ फेनोमेना एंड थिंग्स है, ये मेन ज्योग्राफी का मेन स्कीम होता है, ज्योग्राफी का मेन जो है फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये सारी चीजें हम आज ज्योग्राफी के बारे में समझेंगे, और ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस क्लास विल टेल यू हाउ टू प्रोसीड इन द कोर्स ऑफ टाइम, और कैसे ज्योग्राफी को आगे भी आपको मेंस में आंसर्स लिखने हैं, कौन कौन से सोर्सेस को देखने हैं, जो भी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप किस तरह से पढ़ेंगे, कैसे मैप्स एंड डायग्राम्स को आप इंड्यूस करेंगे ज्योग्राफी में, राइट। तो कुछ चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी, वो आज हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। तो चलिए हम बात करते हैं फ्रॉम बिगिनिंग। ज्योग्राफी के बारे में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही सुंदर सा टर्म यूज किया गया है कि दिस इज जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। यहां ऑल का मतलब होता है सब्जेक्ट्स, नन का मतलब भी होता है सब्जेक्ट्स। मतलब कि ज्योग्राफी जो है हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा सा क्रक्स लेके रखा हुआ है, और कोई भी सब्जेक्ट को हम डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, राइट। तो ज्योग्राफी राइट फ्रॉम बिगिनिंग हैज नॉट इवॉल्व्ड एज अ सेपरेट सब्जेक्ट। बिगिनिंग में अभी हम बात करेंगे ज्योग्राफी के, तो आपको पता चलेगा कि ज्योग्राफर्स जो शुरू के थे, कोई मैथमेटिशियन था, कोई एस्ट्रोनॉमर था, कोई फिलोसफर था, और वो अर्थ के बारे में कुछ भी बोलता गया और ज्योग्राफी बनती चली गई। ज्योग्राफी वाज नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, लाइक केमिस्ट्री, लाइक बायोलॉजी, ठीक। तो ये ज्योग्राफी का नेचर होता है कि जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। और ये जो लाइन है इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है, क्योंकि आप ज्योग्राफी जब भी पढ़ेंगे तो आप हमेशा इसके जो जैक और मास्टर वाला जो वर्ड है इसको ध्यान रखेंगे कि जब भी ज्योग्राफी का आप आंसर लिखेंगे, आप कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम डिसिप्लिन को हम इंटीग्रेट करें, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करें, थोड़ा सा फिजिक्स भी इंटीग्रेट करें, थोड़ा सा बायोलॉजी भी इंटीग्रेट करें, और इस तरह से करके अपने आंसर फॉर्मेटिंग, अपना जो है स्टडी का स्ट्रेटजी बनाएं, और किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी पार्ट को कभी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। दैट इज द बेसिक स्ट्रेटजी ऑफ स्टडिंग ज्योग्राफी। इसीलिए ये टर्म जो है ज्योग्राफी के लिए बोली जाती है। अब ये तो आपका हो गया एक बेसिक फंडा। अब आगे हम बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हमें आज समझनी है। दो चार चीजें हमें आज समझनी है। सबसे पहली चीज है कि हम ज्योग्राफी को डिफाइन कैसे करेंगे। अगर आपको पता होना चाहिए कि जो आपका टारगेट है, जो कोर्स स्टडी है, वो क्या होता है, एक्चुअल में क्या है ये। इस पे बहुत थॉट्स हैं, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं, उसे भी हमें देखना है। उसके बाद हमें देखना है इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी कैसे इवॉल्व हुआ ओवर द टाइम। उससे आपको समझ में आएगा ज्योग्राफी का ट्रू नेचर। फिर आपको हम बताएंगे कि ये मॉडर्न पीरियड में जो ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट बना, वो कैसे बना, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न। फिर हम बात करेंगे फंडामेंटल नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का नेचर कैसा है, किस तरह के इस सब्जेक्ट को कि डिसिप्लिन, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, इंटीग्रेटिंग नेचर, इंटरकोरिलेटिंग नेचर, ये सब क्या है, आप उसी अकॉर्डिंग इसको पढ़ना और लिखना आप स्टार्ट करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि साइंस से कैसे कनेक्टेड है, ज्योग्राफी आर्ट्स है कि साइंस है। ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है, और ये हमेशा कंट्रोवर्सी रहा है ज्योग्राफी के कोर्स ऑफ डेवलपमेंट में। फिर हम बात करेंगे ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी की, कौन कौन से ज्योग्राफी के ब्रांचेज हैं, हम लॉजिकली कौन कौन से ब्रांचेज में ज्योग्राफी को बांट सकते हैं। और फिर लास्टली हम बात करेंगे आपको कि कौन कौन से अप्रोच होते हैं स्टडी के। ज्योग्राफी के जब भी आप स्टडी करोगे तो क्या क्या उसके अप्रोचेज हैं, किस तरीके से आप स्टडी करोगे, क्या देखोगे आप। और फिर लास्ट में हम अपने स्टडी को कैसे करना है, अपना जो स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, और कौन कौन से सोर्सेस को फॉलो करना है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, ये सारी बातें करेंगे। तो हमारे इस लेक्चर का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है इस सब्जेक्ट के बारे में, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से सोचना है, कौन कौन से बुक्स को कवर करने हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग से हम बात करते हैं कि ज्योग्राफी है क्या, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी। आपको अगर फर्स्ट टर्म कोई बोला कि ज्योग्राफी को डिफाइन करो एक लाइन में, आप क्या बोलोगे, व्हाट शुड योर रिस्पॉन्स टू दिस पर्टिकुलर टर्म कॉल्ड ज्योग्राफी। कुछ भी बोलो, कुछ तो कभी पढ़े होगे बचपन में। जियोग्राफी, गुड, वेरी गुड। अब देखो ज्योग्राफी के शब्द में ही एक इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है, जियो और ग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है डिटेल्ड स्टडी, डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, और जियो का मतलब होता है अर्थ। तो मतलब अर्थ का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो हम पढ़ेंगे वो हमारी ज्योग्राफी होगी। ये जो है स्टार्टिंग से चलता हुआ आ रहा है ये डिफिनेशन, बट लेटर ऑन एक कंट्रोवर्सी हो गई, एक कंफ्यूजन हो गया कि यार ये जो हम जियो की बात कर रहे हैं, ये जियो है क्या। ये जो अर्थ की यहां हम बात कर रहे हैं कि अर्थ की स्टडी, तो हम किन किन चीजों को अर्थ का पार्ट मानेंगे, पहाड़, पठार, नदियां, झरने, हवा, पानी, इसको ही मानेंगे कि इंसान को भी मानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठा कि शुड मैन बी कंसिडर्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस अर्थ एंड शुड ही बी कंसिडर्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी। पहला कंट्रोवर्सी ये आया।
ठीक है। तो ये जो सबसे पहला कंट्रोवर्सी था कि इंसान इसमें है कि नहीं है ज्योग्राफी में, इसने इस डेफिनेशन को सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। दूसरा कंट्रोवर्सी आया कि जियो के बारे में कैसे पढ़ना है। अब जैसे मान लो कि अर्थ के अंदर जो कोर है, मेंटल है, वो भी तो अर्थ का ही पार्ट है ना पार्ट। तो उसके बारे में ऑलरेडी एक साइंस डेवलप है, एक सब्जेक्ट डेवलप है जिसको बोलते हैं जियोलॉजी, जो अंदर के रॉक्स को पढ़ता है, बहुत माइन्यूट डिटेल्स को पढ़ता है कि अंदर में किस तरह के रॉक्स होते हैं, उनके कैसे स्ट्रक्चर हैं, कितने एंगल हैं उसके, तो बड़े डिटेल में ये चीज ऑलरेडी पढ़ता है। तो हमारा क्वेश्चन था कि जब जियोलॉजी ऑलरेडी है तो हमें ज्योग्राफी क्यों अलग सब्जेक्ट चाहिए, और वो भी तो अर्थ के बारे में पढ़ रहा है। तो शुड जियोलॉजी बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, ये भी एक कंट्रोवर्सी हो गई। और अगर पार्ट है तो जियोलॉजी तो बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, ज्योग्राफी तो अब स्टार्ट हुआ है, तो कैसे ये ज्योग्राफी का पार्ट हो सकता है जियोलॉजी। तो ये कॉन्ट्राडिक्शंस और कंट्रोवर्सीज इस डिफिनेशंस को लेके हो गई। और लास्टली हमने डिसाइड किया कि ये जो डिफिनेशन है ये बहुत लेमैन डिफिनेशन है। ये जो डिफिनेशन है ये क्लासिकल डिफिनेशन है, तब दिया गया डिफिनेशन को जब इतनी समझ नहीं डेवलप हुई थी ज्योग्राफी के बारे में। तो जो मॉडर्न जो ज्योग्राफर्स थे, जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस डिफिनेशंस को डिस्कार्ड कर दिया ये बोल के कि ये कंफ्यूजिंग है, ये हाफ ट्रूथ है, ये जो है इनकम्प्लीट है। तब उन्होंने सबसे पहला दो काम किया। सबसे पहला उन्होंने मैन को इंटीग्रेट किया कि ज्योग्राफी बिना मैन के तो हम पढ़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। केवल हम इस तरह से बात करें कि पहाड़ पठार झरने, लेकिन इसका इंपैक्ट इंसान पे क्या हो रहा है, उसके कल्चर पे क्या हो रहा है, उसकी सोसाइटी पे क्या हो रहा है, उसके वे ऑफ थिंकिंग पे क्या हो रहा है, ये जब तक हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे तब तक हमें ज्योग्राफी का ट्रू नेचर नहीं समझ में आएगा। मगर पढ़ना तो अर्थ के बारे में ही है, फिजिकल फैक्टर्स के ही बारे में पढ़ना है, नेचर के बारे में ही पढ़ना है। तो लेटर ऑन जो ज्योग्राफी का डिफिनेशन डेवलप हुआ वो कुछ ऐसा डेवलप हुआ कि इन्वायरमेंट और नेचर और इंसान के बीच का जो रिलेशनशिप है उसकी साइंटिफिक स्टडी को हम ज्योग्राफी बोलेंगे। मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट। अब ये जो इन्वायरमेंट टर्म है, या इसके जगह कई जगह नेचर भी मिलेगा, इसमें सारे पहाड़ पठार झरने आपके आ जाएंगे जो आप जियो समझते थे, और मैन तो आ ही गया। तो मैन का उसके इन्वायरमेंट से रिलेशन को ही हम ज्योग्राफी बोलेंगे, क्योंकि इंसान का हर तरीके से उसकी थिंकिंग, उसकी बनावट, उसका स्ट्रक्चर, उसके वे ऑफ लाइफ, उसके रिलीजन, हर चीज उसके इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होती है। अगर आप कोई भी देख लो, इमेजिन कर लो, अपने वे ऑफ लाइफ को इमेजिन कर लो। कभी आपने सोचा है कि पंजाब हरियाणा में के लोग होते हैं वो रोटी खाते हैं, सुबह में भी, शाम में भी, दोपहर में भी, तीनों टाइम रोटी खाते हैं पंजाब के। कभी हफ्ते दिन पे, 10 दिन पे, महीने दिन पे उनके यहाँ चावल बन गया ओकेजनली। भैया बंगाल में चले जाओ तो वो सुबह भी चावल खाएंगे, दोपहर में भी चावल खाएंगे, शाम में भी चावल खाएंगे, रात में अगर खाने की जरूरत पड़ी तो उस समय भी चावल खाएंगे, ठीक है। तो ये वे ऑफ लाइफ को तुम कंपेयर करो कि क्यों ऐसा वे ऑफ लाइफ है, क्यों यहाँ के लोग चावल ही खा रहे हैं और यहाँ के लोग रोटी ही प्रेफर कर रहे हैं। क्योंकि इन दोनों जगह की जो इन्वायरमेंट को आप देखोगे तो यहाँ का इन्वायरमेंट जो है पंजाब हरियाणा का, वो जो है व्हीट के ग्रोथ को प्रमोट करता है, और जो राइस कल्टीवेशन के लिए इन्वायरमेंट चाहिए वो ज्यादा बंगाल में मिलता है। तो जैसा इन्वायरमेंट वैसा एग्रीकल्चर, वैसे क्रॉपिंग पैटर्न, और उस क्रॉपिंग पैटर्न से वहां के लोगों के फूड हैबिट्स डिसाइड हो गए। समझ में आ रही है बातें? कोई दिक्कत? अब देखो, कभी ऐसा सोचा है कि हिंदू धर्म में लोग सूर्य की पूजा करते हैं, मुस्लिम धर्म में लोग चांद की पूजा करते हैं, या फिर हम लोग आग की पूजा क्यों करते हैं? तो डोंट मतलब थिंक अदरवाइज, ये एक साइंटिफिक वे में बात कर रहे हैं, कोई रिलीजन से इसका कोई नाता नहीं है। ये एक इन्वायरमेंट देखोगे कि कहां पे इस्लाम रिलीजन का इवोल्यूशन हुआ और कहां पे हिंदुइज्म का इवोल्यूशन हुआ। दोनों जगह के इन्वायरमेंट को आप अगर कंपेयर करोगे तो आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी कि किसी के लिए चांद भगवान क्यों है और किसी के लिए सूर्य भगवान क्यों है। जो हिंदुइज्म का इवोल्यूशन हुआ वो ट्रॉपिकल रीजन में हुआ, जहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ लस्ट ग्रीन फॉरेस्ट हुआ करते थे, राइट। उस फॉरेस्ट में हमेशा जानवर होते थे जो कि इंसान को खा जाते थे। तो धीरे धीरे लोग जो है रात में जानवरों से बचने के लिए या तो पेड़ पे चढ़ जाते थे, अपना घर बना लेते थे, और या तो अपने आसपास आग को जला लेते थे कि जानवर ना आए। तो उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होने लगी। एक तो कि आग से सेंस ऑफ सिक्योरिटी आने लगी कि आग अगर है तो हम सुरक्षित हैं, और या तो सूर्य की रोशनी से सेंस ऑफ सिक्योरिटी आने लगी कि सूर्य जब तक रहेगा तब तक जानवर जनरली हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। जानवर रात में अटैक करते थे। तो
इन दोनों ही कंटेक्स्ट में उन्होंने ये समझ लिया कि ये सूर्य और ये आग हमें जो है जानवरों से हमारी जान को बचाता है। तो इन दैट वे धीरे धीरे जो उनके पूर्वज थे उनको ये समझाने लगे कि सूर्य भगवान है, इनकी पूजा करो, ये तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, ये अग्नि देवता है, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, इनकी पूजा करो। तो दैट काइंड ऑफ सेंस डेवलप्ड एंड लेटर ऑन इट बिकम अ रिलीजन इंटीग्रेटिंग द वर्शिप ऑफ गॉड एंड फायर, वर्शिप ऑफ सन एंड फायर। अब चलते हैं हम जहां इस्लामिस्ट इवोल्यूशन हुआ। इस्लामिस्ट इवोल्यूशन हुआ अरब वर्ल्ड में। पूरा अरब वर्ल्ड डेजर्ट था उस समय। डेजर्ट में आप दोपहर में आप 1 मिनट रह नहीं सकते हो। ह्यूज टेम्परेचर, एकदम गर्मी, उसके पास आंधी तूफान, सारे या सैंड्स वगैरह। तो लोग परेशान रहते थे, लोग इंतजार करते थे कि यार सूर्य डूबे और चांद निकले, शीतलता मिले, कि थोड़ा राहत मिलेगी। तो लोग वहां पे सूर्य से परेशान हैं, दिन से परेशान हैं और रात को एंजॉय करते हैं। तो जैसे ही वहां चांद आता है लोगों को लगता है कि नाउ आई कैन सर्वाइव इन ए कंफर्टेबल मैनर। तो लोग जो है वहां पे चांद को पूजा करने लगे। तो इस तरह के जो रिलीजियस इंपॉर्टेंस जो है सेलेस्टियल बॉडीज का, कहीं पे सूर्य का इंपॉर्टेंस, कहीं पे चांद का इंपॉर्टेंस, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट, बाय द इन्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो इस तरह से ये जो है रिलीजन डेवलप हो गया। उसी तरह से मंगोलियन रीजन में इन सब लोगों को देखोगे आप तो हमेशा उनकी आंखें छोटी छोटी होती हैं। जैसे चाइनीज रेस हो गया, मंगोलियन रेस हो गया। क्यों उनकी आंखें छोटी छोटी होती है? क्योंकि ये जो रेस का इवोल्यूशन हुआ वो सैंडी डेजर्ट्स में हुआ, जहां की हमेशा तूफान आते रहता था। तो दिन भर जब भी वो चलते थे अपनी आंख को बचाने के लिए ऐसे चलते थे हमेशा। तो ऐसे चलते चलते जनरेशन वाइज उनके जो बच्चे हैं उनके आंख छोटे होने लगे। तो धीरे धीरे उनकी आंख छोटे होने लगी। ये फैक्ट है, ये रियल है, ठीक है। इसमें मैं कोई जोक नहीं बोल रहा हूं, एनिमेशन जोक नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे उनकी आंखें छोटी होने लगी। तो ये चीज जो है ये क्या हो गया, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का असर हो गया। तो उसी तरह से इन्वायरमेंट के असर जो है हर जगह आपको रिलीजन पे, आपके स्ट्रक्चर पे, आंख के शेप पे दिखने लगे। कहीं पे लोग गोरे होते हैं, कहीं पे काले होते हैं। यूरोपियन लोग गोरे होते हैं, ट्रॉपिकल लोग काले होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सनरेज का इशू हो गया। तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि स्किन पे जो है जो भी ये होता है, इनका हार्मोन्स होते हैं, इसकी वजह से ये होता है गोरा काला, इसका डिफरेंस। उसी तरह से आप और देखोगे ये सारी चीजें तो आपको बहुत सारे इन्वायरमेंट के दिखेंगे। आप हमारे साइंस एंड डेवलपमेंट पे देख लो। जो इजिप्ट में जियोमेट्री सबसे जल्दी डेवलप हुआ, इजिप्ट में खासकर, कारण क्या था कि इजिप्ट में एक नाइल रिवर चलती है और नाइल रिवर के आसपास केवल ऐसा रीजन था जहां खेती हो सकती थी। बाकी इजिप्ट डेजर्ट है और बीचों बीच नाइल रिवर जाती है और ऑन द फ्लड प्लेन्स ऑफ नाइल रिवर यू कैन कल्टीवेट, और तुम कुछ उगा सकते हो और खा सकते हो। लेकिन लोग तो ज्यादा थे, जमीन कम थी, बंटवारे की जरूरत पड़ गई। पहले जब जमीन ज्यादा होती है, लोग कम होती है, तो हाँ भाई तुम कहीं भी कर लो, हम भी कहीं कर लेंगे, क्या जरूरत है नापने जोखने की। जब लोग ज्यादा हो गए, रिसोर्स कम हो गया, जमीन कम हुआ, तो लोगों ने अब बांटना शुरू किया। अब बांटने के लिए कोई मैथमेटिक्स होना चाहिए कि भाई हम कैसे बांटेंगे कि बराबर बटे। तो वो मैथमेटिक्स कौन है जो एरिया को बांटती है, जगह को बांटती है? ज्योमेट्री। तो धीरे धीरे ज्योमेट्री डेवलप होने लगा उधर। उसी तरह से साइंस का डेवलप होने लगा यूरोपियन कंट्रीज में, जहां पे रिसोर्स स्कार्स थे वहां पे साइंस ज्यादा डेवलप हुआ, मैथमेटिक्स डेवलप हुआ, इस तरह की चीजें डेवलप हो गई। और जहां पे रिसोर्स मतलब पूरा भरा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है खाने पीने का, आप अपना हाथ उठाओ आपको फल मिल जाएगा, आपको पेट के बारे में नहीं सोचना है, तो वहां किस तरह की थिंकिंग लोगों की आती है? फिलॉसफी। भगवान कहां से आया, इंसान कहां से आया, कब तक ये चलेगा। तो ये सारी चीजें जो भी फिलोसफिकल चीजें हैं ना, वो इंडियन कल्चर में डेवलप हो गई। दुनिया भर के फिलॉसफी हम लोगों ने अपने डेवलप की, क्योंकि हमें कभी खाने के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ी, कभी इस तरह की दिक्कत नहीं हुई। तो ये जो डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स भी है, वो भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए लोगों ने माना कि ज्योग्राफी कैनॉट बी स्टडीड विदाउट इंटीग्रेटिंग इन्वायरमेंट एंड द पीपल को उसके एनवायरमेंट से बिना जोड़े हम ज्योग्राफी को पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो अगर आप देखोगे अब ज्योग्राफी को, तो क्यों इन्वायरमेंट और मैन नेचर रिलेशनशिप इतना इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ रही है, राइट। हमारे फेस्टिवल्स को देख लो, कहीं ना कहीं क्रॉपिंग पैटर्न से रिलेटेड है। दिवाली के बाद एक आता है तो एक होली के बाद आता है, क्योंकि उसके बाद लोगों के पास पैसे होते हैं तो लोग एंजॉय करेंगे फेस्टिवल में, होली दिवाली। तो इस तरीके से चीज जो है ये हमारी सब कुछ जो है इन्वायरमेंट से हमारे कनेक्टेड है। तो ये हमारा जो कंटेम्पोररी जो है अपना डिफिनेशन आ गया कि इन्वायरमेंट और पीपल के रिलेशनशिप को ही हम ज्योग्राफी बोलेंगे, नेचर और पीपल के रिलेशनशिप को। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक हुआ कि ज्योग्राफी का इवोल्यूशन, कि ज्योग्राफी इवॉल्व कैसे हुआ। तो इसके लिए हम एंशिएंट से बात करते हैं, बहुत पहले 6000 BC में हम चलते हैं।
6000 BC में ज्योग्राफी करके कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ करती थी, सेपरेट सब्जेक्ट नहीं था। उस समय क्या होता था कि कोई ट्रेवलर, कोई स्कॉलर अपने साम्राज्य से उठ के किसी और साम्राज्य जाता था और वहां के अकाउंट्स लिखता था कि अच्छा यहां पे जो है इतने हाइट के पहाड़ हैं, ये जो है यहां पे पठार हैं, लोग जो है इस तरह के फेस्टिवल्स मनाते हैं, ये करते हैं। तो ऐसे ऐसे जो ट्रेवलर्स अकाउंट्स हैं, इन ट्रेवलर्स अकाउंट्स जो है धीरे धीरे ज्योग्राफी का वहां से इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। क्योंकि ज्योग्राफी का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जगह के बारे में इंफॉर्मेशन, डिफरेंट डिफरेंट रीजन के फिजिकल फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, उसके एंथ्रोपोजेनिक फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, सोशल फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये जो ट्रैवलर्स थे जो एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य में जाते थे, ये लोग जो है अपना जो बुक्स लिखना स्टार्ट किए, अकाउंट्स लिखना स्टार्ट किए, वो धीरे धीरे ज्योग्राफी को कंट्रीब्यूट करने लगा। इससे दुनिया जानने लगी कि हमारे यहां तो ऐसे पहाड़ हैं, अच्छा भारत में इससे भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो लोग कंपेयर करना स्टार्ट किए, अच्छा पहाड़ अलग अलग जगह है। पहले सबको लगता था कि हमारे यहां जो पहाड़ है इसी तरह के पूरी दुनिया में पहाड़ है, लेकिन जब ये ट्रैवलर्स अकाउंट्स लोग पढ़ने लगे तो समझने लगे कि नहीं, दुनिया के किसी और कोने पे किसी और तरह का पहाड़ है, उसकी हाइट अलग है, उसकी अलाइनमेंट अलग है। तो लोग ये डिफरेंस समझना स्टार्ट किए। तो दैट डिफरेंस क्रिएटेड द बैकग्राउंड ऑफ ज्योग्राफी। अब लोगों को समझ में आने लगा कि नहीं, ये दुनिया जो है, अर्थ जो है, इतनी यूनिफॉर्म वे में नहीं बनी है जितनी हम समझ रहे हैं। तो इसलिए अपने घर का स्टडी करके हम ये नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया ऐसे ही होगी। तो ये ट्रैवलर्स अकाउंट ने सबसे पहले जन्म दिया ज्योग्राफी को। फिर जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, खासकर हेरोडोटस, एरिस्टोटल, इरेटोस्थेनीस, थेल्स, ये लोग जो नाम है, ये ग्रीक फिलोसफर्स के नाम हैं। ये लोग जो थे, इन लोगों ने अब धीरे धीरे मोटी मोटी किताबें लिखना स्टार्ट करी। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि हम ज्योग्राफी पे किताब लिख रहे हैं, क्योंकि इनका सबका अपना अपना अलग फील्ड था। थेल्स जो है मैथमेटिशियन थे, एरिस्टोटल जो है अपना एस्ट्रोनॉमी पे बात करते थे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के जो भी स्कॉलर्स थे, वो धीरे धीरे अपने बुक्स लिखने स्टार्ट किए अर्थ के बारे में। अपने साम्राज्य में वो जो भी देखते थे उसके ऊपर एक वहां के फिजियोग्राफी पे बुक लिख दिया, वहां के माउंटेन रिवर्स पे बुक लिख दिए, वहां के वे ऑफ लाइफ पे बुक लिखने लगे। तो ये अपने अपने राज्य में वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स जो है ये लिखना स्टार्ट कर दिए। और यही वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स लास्ट में मिला के जुला के उसके इंफॉर्मेशंस को गैदर करके और मॉडर्न टाइम में आपको दिखेगा कि ज्योग्राफी बन गई। तो ये एंशिएंट टाइम में हमारा 600 BC से लेके 400 AD तक ऐसे डेवलपमेंट हुआ हमारे ज्योग्राफी का। हमारा ज्योग्राफी अभी तक एक सेपरेट सब्जेक्ट नहीं है, ज्योग्राफी का हम नाम भी नहीं जानते थे, ठीक है। अलग अलग साइंस है, नेचुरल साइंस था, कॉस्मोलॉजी था। तो इसमें हम थोड़े बहुत ज्योग्राफी की बातें करने लगते थे। तो इससे हमारे पास कुछ मैटर आ गया ज्योग्राफी बनाने के लिए। बट दैट टाइम ज्योग्राफी वाज नॉट नोन। फिर हम बात करते हैं 400 से 1400 AD तक। ये जो 400 से 1400 AD था, 400 AD से 1400 AD, इसको हम साइंस में मेडाइवल डार्क एज बोलते हैं। डार्क एज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस समय कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्योंकि डेवलपमेंट तब होती है जब वहां की एडमिनिस्ट्रेशन, वहां की सिस्टम आपको अलाउ करे कुछ नॉलेज को डेवलप करने के लिए। तो इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में ये जो पीरियड था, मेडिएवल पीरियड, ये फ्यूडल सिस्टम का पीरियड था, एक्सप्लॉयटेशन वाला पीरियड था, जिसमें एक राजा होता था और वो सारी प्रजा का एक्सप्लॉयट करता था। यहां पे जो है रिलीजन का दबदबा था। चर्च जो है डिक्टेट करता था कि कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। चर्च ही बताता था कि ये ब्रह्मांड को गॉड ने बनाया है, अब्राहमिक क्रिएशन है ये पूरा। उसी तरह से हर रिलीजन में ना उसका डोमिनेंस उसके रिलीजियस लीडर्स का रादर देन की साइंटिस्ट का था। साइंटिस्ट जब भी बात करते थे कि नहीं नहीं, ये इस यूनिवर्स को नहीं बनाया है भगवान ने, यूनिवर्स तो ऐसे बना है, तो उसको फांसी पर लटका देते थे कि गलत गलत बात बोल रहे हो तुम, ठीक है। तो इस तरह का ये पीरियड था, मेडाइवल पीरियड, इसलिए इसको डार्क पीरियड बोलते हैं। आप कोई भी साइंस में चले जाओ ना, फिजिक्स में चले जाओ, केमिस्ट्री में चले जाओ, ठीक है, तो ये वाला जो पीरियड है ना, हमेशा आपको दिखेगा कि यहां बहुत डेवलपमेंट नहीं हुई है। यहां डेवलपमेंट इसलिए नहीं हुई है कि यहां पे लोग जो है सब कुछ मान लेते थे कि भगवान नहीं बनाया है। कुछ ये सब फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्शनल फोर्स, ये सब नहीं होता है। क्योंकि साइंस तब डेवलप होती है जब लिबरलिज्म होगा, जब हम मान लेंगे कैसे भाई चलो हटाओ, तुम बोल रहे हो कि भगवान ने नहीं बनाया तो बता दो भाई किसने बनाया है। तब वो बताएंगे कि ये फोर्स मिलके बनाए हैं। लेकिन जब तुम उनको कुछ बोलने ही नहीं दोगे, फांसी पर लटका दोगे, तो कहां से साइंस डेवलप होगा। तो ये मेडाइवल पीरियड हो गया हमारा। इस टाइम में बहुत ज्यादा नहीं डेवलपमेंट हुआ। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है मॉडर्न पीरियड। तो जैसा कि हमने देखा कि एक एंशिएंट पीरियड में कैसे हमारा ज्योग्राफी डेवलप हुआ, और फिर हमने मेडाइवल पीरियड देखा जो कि डार्क एज था, कैसे वहां पे कोई साइंस का डेवलपमेंट नहीं हुआ हमारे ज्योग्राफी में फर्दर। अब जो हमारा नेक्स्ट फेज आता है वो मॉडर्न पीरियड का फेज आता है। मॉडर्न पीरियड में फिर से ज्योग्राफी में डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, और ये पीरियड स्टार्ट होता है 1400 से लेके टिल प्रेजेंट तक।
अब ये जो 1400 डेट है, इससे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कई बार वर्ल्ड हिस्ट्री में जो मॉडर्न पीरियड का जो एडवेंट है वो कोई और डेट होता है। इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न पीरियड का एडवेंट जो है 17th सेंचुरी बोलते हैं। बट हमारा जो पर्पस यहां मॉडर्न पीरियड बोलने का है वो तब से है जब ज्योग्राफी फिर से डेवलप होना स्टार्ट हुआ। जब यूरोपियन सोसाइटी में चर्च का डोमिनेंस कम हुआ और धीरे धीरे साइंस की डोमिनेंस बढ़ने लगी, साइंटिस्ट की डोमिनेंस बढ़ने लगी, तो फिर से वहां के रूलर्स जो है पैट्रोनाइज करने लगे वॉयेजर्स को, साइंटिस्ट को, कि यू गो अहेड एंड डिस्कवर द अबाउट द अर्थ। तो सबसे पहला जो हमारा फेज आता है मॉडर्न पीरियड में, वो फेज आता है द एज ऑफ डिस्कवरी, जो कि 1400 से लेके 1800 तक, ये टोटल 400 सालों का फेज होता है। इस फेज में हमारी जो ज्योग्राफी है वो कैसे डेवलप हुई, तो ये डेवलपमेंट जो है बेसिकली वॉयेजर्स द्वारा किया गया। वॉयेजर्स का क्या मतलब कि कुछ मैरीन जो है वॉयेजर्स थे, कुछ जो सेलर्स थे जो पूरे वर्ल्ड का भ्रमण करते थे और भ्रमण करके डिफरेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स का अकाउंट बनाते थे कि किस जगह पे कौन सा ज्योग्राफिकल फीचर्स है, कैसा क्लाइमेट है, कैसा लैंडफॉर्म्स है, कैसा ड्रेनेज सिस्टम है, कैसे लोग हैं, कैसे कल्चर है, और इन सब का एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन बनाई जाती थी। तो सबसे पहला इनमें जो करने वाले थे वो हमारे मैगलन थे। इन्होंने फर्स्ट टाइम पूरे वर्ल्ड का एक चक्कर लगा के ये बताया कि द अर्थ इज नॉट अ फ्लैट सरफेस, दिस इज एन स्फेरिकल। तो ये एक नॉलेज हमें मिली ज्योग्राफी में इनके द्वारा। इसके बाद आप देखेंगे तो कोलंबस थे स्पेन के, जो इंडिया के लिए सी रूट खोजने के लिए निकले और वो अनफॉर्चुनेटली यूएस पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए। तो इस तरीके से अमेरिका का जो जियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इन्होंने एक अकाउंट क्रॉनिकल बना लिया। उसके बाद फिर आते हैं वास्को ड गामा। 1498 में ये पोर्तुगीज से चलते हैं इंडियन सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को ढूंढने के लिए। तो वो ढूंढते ढूंढते पूरे अटलांटिक क्रॉस करते करते ये पहुंच गए मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया में। ये इंडिया आए तो इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स का इन्होंने अकाउंट तैयार किया। तो इस तरह से ये फेज में आप देखेंगे कि ये एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी और कंक्वेस्ट के थ्रू हमारे पास बहुत सारे ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन आ गए पूरे वर्ल्ड के बारे में। लेकिन दिक्कत क्या थी कि जो भी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन हमें इस एज में मिले, इस फेज में मिले, वो बिल्कुल एक डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन की तरह थी। ये कोई क्रोनोलॉजिकल, कोई स्पेशियल, कोई अरेंजमेंट नहीं था, कोई किसी तरह का पैटर्न सेट नहीं था। जैसे एक डिक्शनरी होती है उस तरह से इंफॉर्मेशन हमारे ज्योग्राफी के बारे में पूरी तरह से इस एज में डेवलप हो गई। बट इज इट एनफ टू प्रिपेयर और टू कंसीडर समथिंग एज अ सब्जेक्ट? नो। यहां तक हमारा कोई सेपरेट सब्जेक्ट नहीं हुआ, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए उसके बारे में डिटेल्ड नॉलेज, इंफॉर्मेशन तो जरूरी है। तो ये एज, ये फेज ने हमें वो पार्ट दे दी, बैकग्राउंड तैयार कर दिया। अब नेक्स्ट हम आते हैं जब हमारा ज्योग्राफी एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में डेवलप होता है। तो ये वाला हमारा सेकंड फेज है जो 1800 से लेके 1950 तक जाता है। मतलब पूरे 150 साल का ये फेज है जहां की ज्योग्राफी एक डिक्शनरी से एक सब्जेक्ट बन गई। तो जो इंफॉर्मेशंस हमें मिले उस इंफॉर्मेशंस को एक डिफाइंड पैटर्न में सेट करके सबसे पहली बार हम्बोल्ट ने, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने 1844 में एक बुक पब्लिश किया जिसका नाम था कॉस्मोस। ये जो कॉस्मोस बुक थी, ये फर्स्ट टाइम इस बुक ने ये पूरे इंफॉर्मेशंस को, अर्थ के फिजियोग्राफी को, अर्थ के क्लाइमेट को, मतलब पूरे अर्थ के जियोलॉजी को, जियोमॉर्फोलॉजी को एक सेट पैटर्न में पब्लिश किया कि हाँ भाई ये है हमारा अर्थ। और इसी को बोलते हैं एक माइलस्टोन इन द कंट्रीब्यूशन टू ज्योग्राफी। और यहां से हमारा ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट के रूप में तैयार हो गया। लोगों को ये लगने लगा कि अच्छा ठीक है, अब हमारा ज्योग्राफी जो है एक सेपरेट डिसिप्लिन है फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स। तो इस तरह से हमारा ज्योग्राफी एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में तैयार हुआ। मगर ये तो यहां तक क्लियर हो चुका था कि हमारी ज्योग्राफी का डिफिनेशन जो होगा अब केवल डिस्क्रिप्शन अबाउट अर्थ नहीं होगा, ये एक मैन नेचर रिलेशनशिप को हम स्टडी करेंगे साइंटिफिकली और वही हमारा ज्योग्राफी कहलाएगा। लेकिन यहां पे दो ब्लॉक में बट गए पूरे ज्योग्राफर्स। अब ये जो मैन नेचर रिलेशनशिप है, एक ज्योग्राफर्स का ग्रुप ये कहता था कि किस तरह का रिलेशनशिप होगा, नेचर डोमिनेट करेगा कि मैन डोमिनेट करेगा। तो पहला ग्रुप बोलता था कि नेचर विल डोमिनेट। नेचर विल डोमिनेट मतलब नेचर डिक्टेट करेगा मैन को कि मैन का वे ऑफ लाइफ कैसा होगा, मैन की फूड हैबिट कैसी होगी, मैन कहां तक नेचर के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है। मतलब कि नेचर इज ए डिक्टेटर, मैन इज ए स्लेव। ये एक थिंकिंग थी। इस तरह के थिंकिंग वाले ग्रुप को हम इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहने लगे कि ये लोग इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट थे।
मतलब ये लोग जो है नेचर को एक डोमिनेंट फोर्स मानते हैं और मैन जो है उसका एक स्लेव है। और इसका इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, जैसे कि हम जो है कभी भी नेचर के अगेंस्ट में जाते हैं तो नेचर हमें एक वायलेंट रिस्पॉन्स देता है। जैसे कि हम क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं तो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बढ़ गया, जिसकी वजह से फ्लड आने लगे, जिसकी वजह से सो मेनी मतलब स्टॉर्म सर्जेस आने लगे। तो उसी तरह से जब भी हमने नेचर के साथ कॉन्ट्राडिक्ट किया है, नेचर ने इन द फॉर्म ऑफ डिजास्टर्स हमें वायलेंटली रिस्पॉन्ड किया है। तो इसलिए नेचर इज ग्रेट, नेचर इज वायलेंट, नेचर इज डिक्टेटर। लेकिन जो दूसरा एक ग्रुप था जो इस बात को बिल्कुल सहमत नहीं होता था, उसका कहना था कि इन्वायरमेंट और नेचर एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। सॉरी, इन्वायरमेंट और मैन एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। मैन भी इक्वली कैपेबल है इन्वायरमेंट को चेंज करने का, दो देयर इज अ लिमिट, देयर इज अ बाउंड्री, बट देयर इज अ प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर। ऐसा नहीं है कि नेचर जो है डिक्टेट करेगा और मैन जो है उसी अकॉर्डिंग चलेगा। मैन की अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। ऑफ कोर्स नेचर एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ करेगा। और इन्होंने क्या एग्जांपल्स दिया कि नेचर जो है हमें एक इक्वेबल टेम्परेचर में रहने को बोलता है, लेकिन हम जो है -10 डिग्री टेम्परेचर पे भी रहना स्टार्ट कर दिए और 55 डिग्री टेम्परेचर पे भी रहना स्टार्ट कर दिए, जबकि नेचर जो है डिनाई करता है ऐसे टेम्परेचर्स को ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए और उसके सेटलमेंट के लिए। लेकिन विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विद द एडवेंट ऑफ वेरियस टेक्निक्स, हम जो है नेचर के डिक्टेट के अगेंस्ट में अपने बेनिफिट के लिए काम करने लगे। अब जैसे नेचर जो है बोला जाता है कि हिमालय है, हिमालय इंडिया को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्वेजन, तो दिस इज द नेचर, नेचुरल लॉ। लेकिन आज हमारे पास मिसाइल्स हैं, हम उस साइड से मिसाइल्स मारेंगे, इंडिया में आके गिरेगा। तो इस तरह के जो भी हमारे नेचुरल बैरियर्स हैं, जो एक तरह के प्रोटेक्टिव शिल्ड माने जाते हैं, दे आर नो मोर अ बैरियर, नो मोर अ शिल्ड टू प्रोटेक्ट द एनी टेरिटरी। तो ये काइंड ऑफ इस तरह के थॉट्स को एग्जांपल देके जो प्रोबेबिलिज्म वाले हैं, उन्होंने मैन के स्टेचर को थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो इस तरह से इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म, ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स हमारे डेवलप हो गए इस फेज में। और लास्टली इन दोनों के बीच एक तरह का डील हुई, एक एग्रीमेंट हुआ, जो ये माना कि ठीक है, नेचर और मैन के बीच में हम एक फ्रेंडली रिलेशंस को डेवलप करेंगे, रादर देन कि हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन बड़ा है, मैन की नेचर। और इस तरह के जो थॉट्स हैं उनको प्रोबेबिलिस्टिक थॉट बोल दिया गया, पॉसिबिलिस्टिक थॉट के अगेंस्ट। तो इस तरह के थिंकिंग के साथ हम ज्योग्राफी को लेके आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा ज्योग्राफी एक सेपरेट सब्जेक्ट हो गया, मगर अभी भी ज्योग्राफी एक साइंस के रूप में डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि हम बोलने के टर्म्स में बोलते रहे कि हमारा ज्योग्राफी एक साइंस है, लेकिन जो हमारा तरीका था पढ़ने का वो आर्ट्स वाला तरीका था। आज भी हम वही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस को पढ़ते थे कि यहां ये है, यहां वो है। लेकिन साइंस का क्या तरीका होता है कि साइंस हमेशा लॉज पे डिपेंड करता है, साइंस हमेशा मॉडल्स बिल्डिंग पे ध्यान देता है। साइंस में क्या होता है कि एक लॉज एंड मॉडल्स बनाई जाती है और वो सब जगह एप्लीकेबल होता है। दिस इज द नेचर ऑफ साइंस। आप फिजिक्स को देख लो, ग्रेविटेशनल लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ मोशन है जो पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। आप केमिस्ट्री को ले लो, चार्ल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ है, ये पूरे हर जगह एप्लीकेबल है। तो ऐसे लॉज या ऐसे कोई मॉडल हमारे ज्योग्राफी में नहीं थे जो हर जगह हम जिसको अप्लाई कर सके। तो ये जो एक हमारे ज्योग्राफी का नेचर था, डिस्क्रिप्टिव नेचर, तो इसकी वजह से उस टाइम में 1950s तक आते आते बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज थे अमेरिका के, यूरोप के, वहां पे ज्योग्राफी को साइंस सब्जेक्ट से डिक्लाइन किया जाने लगा। डिनाइड, ज्योग्राफी वाज डिनाइड एज ए साइंटिफिक सब्जेक्ट इन दोज यूनिवर्सिटीज, और वो साइंस के ग्रुप के सब्जेक्ट से इसको हटा दिया गया। तो लेटर ऑन ये बात हमारे ज्योग्राफर्स को अच्छी नहीं लगी कि यार हम लोग साइंस बोल रहे हैं और हम लोग को साइंटिफिक नहीं बोल के फिलोसफर बोला जा रहा है। तो इसलिए इन्होंने फेज 3 में ज्योग्राफी को एज ए साइंस डेवलप करने की कोशिश की, और ये फेज 1950 से स्टार्ट हुआ, और यहां इन्होंने बहुत सारे मॉडल बिल्डिंग स्टार्ट कर दी ज्योग्राफी में। अब ज्योग्राफी का जो नेचर था वो मॉडल बिल्डिंग वाला था नहीं, ज्योग्राफी का नेचर हमेशा से डिस्क्रिप्टिव रहा है। तो आप मॉडल बिल्डिंग करोगे कैसे ज्योग्राफी में, क्वेश्चन तो सबसे पहले ये था। तो कुछ साइंटिस्ट जो थे हमारे उस समय के, उन्होंने सोचा कि ठीक है, हम नया सेपरेट मॉडल नहीं बना सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह या डार्विन के इवोल्यूशनरी थ्योरी की तरह, लेकिन उनके मॉडल्स को हम ज्योग्राफी में अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने ज्योग्राफी में दूसरे सब्जेक्ट्स के मॉडल्स को, लॉज को अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। जैसे डार्विन का जो थियरी है, इवोल्यूशनरी थियरी, वो स्टेजेस में बताते हैं कि स्टेज 1 में ऐसा होता है, स्टेज 2 में ऐसा होता है, स्टेज 3 में ऐसा होता है, यंग स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज। इस तरह का जो है लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बीइंग की एक थियरी है बायोलॉजी में। उस थियरी को ये कहां लेके आते हैं,
माउंटेन्स के लिए, कि माउंटेन्स का जो फॉर्मेशन है वो भी एक एज की तरह इन्होंने बना दिया, कि माउंटेन अभी यंग एज में है, माउंटेन आगे मैच्योर्ड स्टेज में होगा, फिर ओल्ड स्टेज में होगा। तो इस तरह से लाइफ साइकिल स्टेजेस जो है माउंटेन बिल्डिंग पे इन्होंने अप्लाई कर दिया। जैसे हिमालय को हम यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यंग? हिमालय इज नॉट अ बायोटिक आइडेंटिटी। तो इस तरीके से जो है इन्होंने साइंस को इन्फ्यूज करना स्टार्ट कर दिया ज्योग्राफी में। एंड विथ टाइम अगले 20 साल में 1950 से 1970 तक इन्होंने सो मेनी मैथमेटिकल मॉडल्स, फिजिक्स के मॉडल्स, फिजिक्स के लॉज, सबको इन्होंने ज्योग्राफी में भर दिया। ग्रेविटेशनल फोर्स को इन्होंने सेटलमेंट ज्योग्राफी में अप्लाई कर दिया कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तैसे तैसे सेटलमेंट की जो डेंसिटी होगी वो कम होती जाएगी। तो ये डिस्टेंस डिके मॉडल ये ज्योग्राफी में इन्होंने लाया कहां से? तो ग्रेविटेशन के मॉडल से। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को वो ज्योग्राफी में इन्फ्यूज करने लगे इसको साइंस बनाने के लिए। और इन्होंने बड़े ही इफेक्टिवली ज्योग्राफी को एक साइंस बना दिया। आज के टाइम में ज्योग्राफी एमएससी ज्योग्राफी करके भी सब्जेक्ट होती है बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में। तो ये एक्सेप्ट कर लिया गया कि यस ज्योग्राफी इज ए साइंस। मगर इसके साथ दिक्कत क्या हुआ कि साइंस बनाने के चक्कर में इन्होंने ज्योग्राफी का जो सबसे इंपॉर्टेंट टेनेट होता है मैन, उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया। इन्होंने मैन को एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया पूरे सिस्टम में। इन्होंने जो भी मॉडल बिल्डिंग्स बनाई उसमें इन्होंने मैन को एक इकोनॉमिकल रेशनल मैन, एक टेक्निकल मैन, एक मैकेनिकल मैन, एक रोबोट इन्होंने बना दिया, बॉट बना दिया इंसान को। तो इसकी जो प्रॉब्लम हुई इसके साथ इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज इन ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी का जो सबसे फंडामेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कि मैन नेचर रिलेशनशिप, इसको वायलेट करने लगा। जो हमारे ज्योग्राफर्स थे 1970s के टाइम में वो क्रिटिसाइज करने लगे इस तरह के डेवलपमेंट को। उनका कहना था कि आप जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी में मॉडल बना रहे हो, सेटलमेंट का मॉडल बना रहे हो, आप जो है एग्रीकल्चरल लोकेशन का मॉडल बना रहे हो, और उसमें आप बोल रहे हो कि मैन इज ए इकोनॉमिक रेशनल मैन। हाउ कैन मैन ऑलवेज बी एन इकोनॉमिक रेशनल? हम एक किसान है, 5 क्विंटल जो है गेहूं उपजा रहे हैं, तो कोई जरूरी है कि हम 5 क्विंटल जाके हम मार्केट में बेचेंगे? हो सकता है 5 किलो हम दान कर दें। आप क्यों हमेशा हमको इस तरह से कंसीडर कर रहे हो कि हम 5 क्विंटल उपजाए हैं तो 5 क्विंटल जाके हम मार्केट में ही बेच के आएंगे, जस्ट बिकॉज कि आपको साइंस बनाना है ज्योग्राफी को? तो इस तरह के जो ह्यूमन वैल्यूज थे ना, इसको इग्नोर किए जाने लगे इस फेज में। तो इसकी वजह से, और आपको पता होगा कि ये जो फेज था 1950 से 70 का फेज, ये कोल्ड वॉर एरा था। वर्ल्ड जो है 2 भागों में बटा हुआ था, एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, एक जो है कम्युनिस्ट वर्ल्ड। जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड था वो हमेशा जो है इकोनॉमिक रेशनल पॉसिबिलिटी पे चलता था, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करता था, जिसको सपोर्ट कहां से मिलता था? अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज से। और दूसरा जो कम्युनिस्ट था वो हमेशा क्या बोलता था कि हम ह्यूमन वैल्यूज को ये करेंगे। तो ये जो कोल्ड वॉर का मैनिफेस्टेशन हमारे ज्योग्राफी में भी मिल गया, और इस फेज में हमारे ज्योग्राफर्स 2 भाग में बट गए। एक जो इसको साइंस बनाना चाहते थे मैकेनिकल मैन के थ्रू, और दूसरा जो है इसको बोलते थे कि मैकेनिकल मैन तो हो ही नहीं सकता है ज्योग्राफी में, इसलिए ये जो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का फेज है इसको हम रिजेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से 1970 तक साइंस तो बन गया, बट बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ज्योग्राफी ने अपना लूज कर दिया। तो फिर 1970 के बाद रिवाइवल स्टार्ट हुआ, और जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे उन्होंने ज्योग्राफी में फिर से चेंज करना स्टार्ट किया, और देयर ब्रॉट ए बैलेंस बिटवीन द साइंटिफिक strategy of the geography and the descriptive nature the human values that should be integral part of the geography। तो इन दोनों के बीच में जो डील हुई, जो इन दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम जो थी उसको सॉर्ट आउट किया गया, और लास्टली जो ज्योग्राफी हमारा आज के टाइम का है कि साइंस तो है ज्योग्राफी, लेकिन इसकी जो प्रेजेंटेशन है, इसकी जो हम डेवलपमेंट है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, ये एक आर्टिस्टिक फॉर्म में हम करेंगे। इसीलिए ज्योग्राफी जब भी हम आज पढ़ेंगे आज के टाइम में, वो हमें साइंटिफिक नॉलेज को एक्सप्लेन एक आर्ट्स के सब्जेक्ट की तरह करना होगा। अगर हम ज्योग्राफी में केवल फॉर्मूला लिख के छोड़ देते हैं, माउंटेन बिल्डिंग स्टेज 1, दिस इज ग्रेटर देन दिस इज ग्रेटर देन, मैथमेटिक्स में हम ऐसा ही करते हैं, फिजिक्स में ऐसा ही करते हैं, यू विल नॉट गेट मार्क्स इन ज्योग्राफी। यू विल गेट मार्क्स फॉर दैट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी इन फिजिक्स, इन मैथमेटिक्स, बट नॉट इन ज्योग्राफी, बिकॉज ज्योग्राफी इज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट, बट इट शुड बी रिप्रेजेंटेड इन आर्टिस्टिक मैनर, इट शुड बी रिप्रेजेंटेड एज ए ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट। तो इसलिए आप ज्योग्राफी का जब भी आंसर लिखेंगे, इवन इफ आप प्लेट टेक्टोनिक थियरी एक्सप्लेन कर रहे हैं, इवन इफ आप कोई भी थियरी एक्सप्लेन कर रहे हैं, मॉडल एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट उसकी एक्सप्लेनेशन आपके आर्ट सब्जेक्ट की तरह होनी चाहिए। तो आपका जो सब्जेक्ट का जो मेन फंडा है, जो उसका डेवलपमेंट है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो उसका नेचर है, इससे आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपको ज्योग्राफी कैसे पढ़ना है और कैसे प्रेजेंट करना है ज्योग्राफी को अपने आंसर राइटिंग में। अब आगे हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे इसके बारे में ज्योग्राफी के, तो धीरे धीरे आपको और क्लियर होगा। और ये सारी चीजें मैं आपको कोई नॉलेज दिमाग में डालने के लिए
नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये आपके काम की चीज नहीं है। ये फेज 1, फेज 2, फेज 3 आपके काम की चीज है कि जनरल स्टडीज में आप जब आंसर लिखें तो इस तरह के डेवलपमेंट्स को अगर ध्यान में रखें और उसी तरह के ज्योग्राफी को आप प्रेजेंट करें। अब आगे हम बताएंगे कि ये सारे थियरीज को, ये सारे नॉलेज को आप कैसे अपने आंसर राइटिंग में आप यूज करेंगे। तो हम अगले अब बात करने जा रहे हैं तो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव इन द ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी के बारे में हमें यह जानना होगा कि ज्योग्राफी का एक्चुअल में नेचर है क्या। जब तक आप ज्योग्राफी के नेचर नहीं समझोगे तब तक आप इसको आंसर लिखने में इस बात को रिफ्लेक्ट नहीं करोगे। आपको ये सब चीजें इसलिए बता रहे हैं कि कल को आप ज्योग्राफी का जब भी आंसर लिखो तो इन सब चीजों का ध्यान रखना कि ज्योग्राफी के आंसर में ये जरूरी होता ही होता है। जैसे पहला नेचर ज्योग्राफी का क्या है, ज्योग्राफी इंटरडिसिप्लिनरी है। हमने शुरू में ही बताया कि ज्योग्राफी अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं रही है, वो अलग अलग सब्जेक्ट से मैटर लेके बना के एक नया सब्जेक्ट बना दिया, वो ज्योग्राफी, राइट। तो अब कहां से क्या लिया, तो ज्योग्राफी में एक चैप्टर होता है जियोमॉर्फोलॉजी। फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी में हम बात करेंगे कि एक जियोमॉर्फोलॉजी होता है। जितने भी आप पहाड़, पठार, झरने, नदियां पढ़ते हो ये जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हो। ये जियोमॉर्फोलॉजी जियोलॉजी से लिया गया है, जियोलॉजी से मिलता जुलता है, कुछ पॉइंट्स लेके इसको जियोमॉर्फोलॉजी बना दिया गया। उसी तरह से मेटेरोलॉजी है, एक साइंस है मेटेरोलॉजिकल साइंस, उससे कुछ पॉइंट्स लेके क्लाइमेटोलॉजी बना दिया गया। उसी तरह से हमारा पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस से कुछ मैटर लेके एक पॉलिटिकल ज्योग्राफी करके चैप्टर बना दिया गया। पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो जियो पॉलिटिक्स पढ़ते हो ना, इंडियन ओशन का, ये सब चीजें अभी आप लोग नहीं पढ़े होंगे क्योंकि अभी इतने डिटेल में आप जीएस में गए नहीं हो बाकी सारे सब्जेक्ट्स। तो इसमें आईआर में आप पढ़ोगे ना कि जियो पॉलिटिक्स करके एक टर्म आएगा, जियो पॉलिटिक्स। तो ये जियो पॉलिटिक्स जो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी का टर्म है। ये कहां से लिया गया है, पॉलिटिकल साइंस से लिया गया है, ठीक। उसी तरह से इकोनॉमिक्स से लिया गया है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर आता है, इंडस्ट्रीज आता है, रिसोर्स आता है। तो ये सारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट होती हैं जो हम लोग इकोनॉमिक्स से लिए हैं। लेकिन इसके डीप में हम नहीं पढ़ते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स का लॉ नहीं पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। हमने बस इसका थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर का यहां पे पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी से लिया गया है कल्चरल ज्योग्राफी। एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट होती है इंसान के बारे में, तो कल्चरल ज्योग्राफी जो है इससे मिलता जुलता है। बायोलॉजी से लिया गया है बायोज्योग्राफी। बायोज्योग्राफी मतलब प्लांट्स, एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस वर्ल्ड में, ये सब जो है हम बात करते हैं। सॉयल की बात करते हैं, सब बायोज्योग्राफी में करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन से हम लेके ज्योग्राफी बनाए हैं। तो इसीलिए जब भी आप ज्योग्राफी का आंसर लिखेंगे आप हमेशा डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन की बात करेंगे। जैसे कि आप ज्योग्राफी में अगर जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है तो उसका इंपैक्ट हमेशा इंसान पे लिखो, उसका इंपैक्ट हमेशा इकोनॉमी पे लिखो, उसका इंपैक्ट हमेशा पॉलिटी पे लिखो, उसका इंपैक्ट क्लाइमेट पे लिखो, कल्चर पे लिखो। अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ हिमालय का फॉर्मेशन बताओ और इसकी सिग्निफिकेंस बताओ, तो हिमालय की सिग्निफिकेंस आपको पूछी जाए तो ये सब्जेक्ट जो है वो जियोमॉर्फोलॉजी का हो गया। बट ज्योग्राफी केवल जियोमॉर्फोलॉजी तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। ट्रू नेचर में ज्योग्राफी है तब बोलेंगे आपके आंसर में, आपका आंसर ट्रू नेचर में ज्योग्राफिकल आंसर तब कहलाएगा जब हिमालय का सिग्निफिकेंट कल्चरली भी बताओगे कि कल्चर के बेसिस पे हिमालय जो है किस तरह से सिग्निफिकेंट है, हिमालय के इस पार और हिमालय के उस पार कैसे दो कल्चर डेवलप हो जा रहे हैं। जब आप उसकी बात करोगे उसके पॉलिटिकल ज्योग्राफी की कि पॉलिटिकली कैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट अलग है बाकी के एशिया से, दिस इज बिकॉज ऑफ द हिमालयाज। फिर आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करोगे कि कैसे हमारे क्रॉप्स, हमारे पैटर्न सब कुछ हिमालय से ये होते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। क्लाइमेट की बात करोगे कि हमारा जो मॉनसून क्लाइमेट है क्या होता अगर हिमालय नहीं होता, तो मॉनसून जो रेनफॉल हमारे यहां होता है होता कि नहीं होता, क्या चेंजेस होते हैं। तो आप एक जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन में आप कल्चर भी घुसा रहे हो, इकोनॉमी भी घुसा रहे हो, पॉलिटी भी घुसा रहे हो, क्लाइमेट भी घुसा रहे हो, बायोज्योग्राफी भी घुसा रहे हो। दैट इज द ट्रू नेचर ऑफ द ज्योग्राफी। अगर इस तरह के ज्योग्राफी का आप आंसर लिखते हो तो जो आपका एग्जामिनर होगा कॉपी चेक करने वाला, उसको लगेगा कि इस बच्चे को एक्चुअल में पता है कि ज्योग्राफी होता क्या है। तो ज्योग्राफी में कभी भी अपना रेस्ट्रिक्ट अपने आप को किसी एक पार्टिकुलर ब्रांच पे मत करना, हमेशा उसको कोशिश करना डाइवर्स करने के लिए। इसीलिए जब भी हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल में कोई आंसर लिखते हैं तो ज्यादा नंबर उसी को आता है जो अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है कि भाई ये जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, इसको हम क्लाइमेट से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ओशन से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, बायोज्योग्राफी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इकोनॉमी से कैसे कर सकते हैं, लोगों के सोशल इससे कैसे कर सकते हैं कनेक्ट। तो इस तरह की सोच आपकी डेवलप होना चाहिए जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो। तो इसलिए एनसीईआरटी में आप कुछ भी पढ़ना, जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक पढ़ना, क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक पढ़ना, हमेशा कनेक्ट करना है उसको, जितने भी ब्रांचेज है ना ज्योग्राफी का उनसे कनेक्ट करके पढ़ना। हमेशा सोचना कि हाँ इसका क्लाइमेट पे क्या असर पड़ेगा, यहाँ इस पे ओशन पे क्या असर पड़ेगा, तब जाके एक्चुअल ट्रू नेचर ऑफ ज्योग्राफी आप समझ पाओगे कि ज्योग्राफी होता ही इंटरडिसिप्लिनरी है। ज्योग्राफी किसी एक पर्टिकुलर चीज तक रेस्ट्रिक्टेड होता ही नहीं है। अगर आप इसी पर रेस्ट्रिक्ट कर दोगे तो आप जियोलॉजी की तरफ चले गए रादर देन ज्योग्राफी। जो नेक्स्ट होता है वो होता है कि ज्योग्राफी जो है एक साइंटिफिक एलिमेंट्स ऑफ स्टडी होता है।
while its presentation is humanity like और डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, जो अभी हमने बात करी है कि ज्योग्राफी का अगर आप देखोगे तो एक साइंटिफिक ये होता है, फिजिकल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी। ये एक नेचुरल साइंस बहुत पहले होता था। नेचुरल साइंस में मतलब अर्थ से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड जो भी साइंस होती थी, जैसे कॉस्मोलॉजी हो गई, बायोलॉजी हो गई, ये सब क्या थे, नेचुरल साइंस के अंदर आते थे। तो ज्योग्राफी में देखोगे तो हम लैंडफॉर्म्स पढ़ते हैं, रॉक पढ़ते हैं, वाटर पढ़ते हैं, वेदर क्लाइमेट पढ़ते हैं, प्लांट्स, एनिमल, सॉइल, ये सब नेचुरल साइंस से ये सब लिए गए हैं। जो भी नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये सब सब्जेक्ट्स आपको नहीं पता होगा क्योंकि अभी आप ये बहुत बाकी सब्जेक्ट्स उतने डिटेल में नहीं जानते हो, लेकिन नेचुरल साइंस बहुत पहले होता था। एंशिएंट टाइम में एक साइंस होता था नेचुरल साइंस, वो सारे साइंस को एक में इकट्ठा करके रखता था। धीरे धीरे वहीं से सारे साइंस डेवलप हुए। बायोलॉजी अपना अलग हो गया, कॉस्मोलॉजी अलग हो गया। वो नेचुरल साइंस है उस नेचर के बारे में कि कौन कौन से साइंटिफिक चीज इस पूरे नेचर को डिफाइन करते हैं। तो वहीं से सब ये जितने भी निकले हुए हैं ज्योग्राफी के पार्ट, इसी नेचुरल साइंस से निकले हुए हैं। और दूसरी बात है, एक सोशल साइंस होता था जो कि केवल इंसान से रिलेटेड होता था। इंसान का कल्चर, इंसान की सोसाइटी, इंसान का रहन सहन, इंसान का फूड हैबिट, ये सब सोशल साइंस में होता था। तो आधा पार्ट जो ज्योग्राफी का है ये सोशल साइंस से आया है और आधा पार्ट जो है ये नेचुरल साइंस से आया है, और दोनों मिला के हमारा ज्योग्राफी बन गया है। तो इसीलिए जब भी ज्योग्राफी की हम बात करेंगे तो हमेशा जब हमसे नेचर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका इंपैक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग बताएंगे। जब ह्यूमन बीइंग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका कॉज नेचर का बताएंगे। आपको क्वेश्चन आ जाए कोई भी चीज, मान लो क्लाइमेट से क्वेश्चन आ जाए, ट्रॉपिकल साइक्लोन को डिस्कस करो, आप ट्रॉपिकल साइक्लोन का सब कुछ डिस्कस कर दिए, अगर इंपैक्ट ऑन इंसान अगर आपने नहीं बताया तो ज्योग्राफी को आपने डिफाइन नहीं किया। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन एक डिजास्टर के रूप में होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है सॉइल की सैलिनिटी को सॉइल के प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देता है, इससे एक डिजास्टर क्रिएट होता है। जो जो चीजें आप जानते हो, जो भी उसका इंपैक्ट है इंसान पे, हमेशा आपको बताओ। और आपसे कोई ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ दिया जाए, आपसे सपोज क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आप रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बताओ कि कोल इंडिया में कहां कहां मिलता है, तो आप एक नॉर्मल लेमन क्या करेगा कि बता देगा कि भाई यहां पे छत्तीसगढ़ में इतना कोल मिलता है, झारखंड में इतना कोल मिलता है, ये वाले रीजन में मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है, असम में मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है, और यहां पे हो गया। तो दिस इज नॉट द कंप्लीट आंसर, दिस इज नॉट द आंसर ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको यह बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल का जो ये बेल्ट है, यहीं क्यों मिल रहा है, कोल यहीं क्यों मिलता है? क्योंकि यहीं पे बहुत पहले एक जंगल हुआ करता था और वो जंगल जो है दब गया अर्थ के अंदर, और ये जो लकड़ियां थी वही मेटामॉर्फिज्म की वजह से कोल बन गई। तो दिस इज द नेचर ऑफ फिजिकल साइंस इन ज्योग्राफी। आप अगर ये डिफाइन नहीं कर रहे हो कि इस जगह पे क्यों मिल रहा है, अगर आप उसको फिजिकल ज्योग्राफी से कनेक्ट नहीं कर रहे हो, तो प्योर सेंस ऑफ जो साइंटिफिक एलिमेंट ऑफ ज्योग्राफी है इसको आप मिस कर रहे हो। तो ये चीज आपको हमेशा होना चाहिए। चाहे कुछ भी पूछ जाए, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में आपसे पूछ दिया जाए कि आयरन स्टील इंडस्ट्रीज जो है यहीं पे क्यों पाया जाता है, या फिर आपसे पूछ दिया जाए कि कहां कहां पाया जाता है आयरन ओर, वहां भी आप हमेशा बताएंगे कि क्यों आयरन ओर वहां पाया जाता है, और इसका आंसर आपके फिजिकल ज्योग्राफी में आ जाएगा। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के क्वेश्चन को फिजिकल ज्योग्राफी से कनेक्ट करो, फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन को ह्यूमन ज्योग्राफी से कनेक्ट करो। ये दोनों कर रहे हो तो आप ट्रू सेंस में आप ज्योग्राफी को डिफाइन कर रहे हो। अब आ गया तो ज्योग्राफी इज इंटीग्रेटिंग इन नेचर। It recognizes fact that world is a system of interdependencies. देखो, ज्योग्राफी में हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, अमेरिका वाले अमेरिकन ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, यूरोप वाले यूरोपियन ज्योग्राफी भी अपने पढ़ते होंगे, हर कंट्री अपना अपना भी ज्योग्राफी पढ़ता होगा along with the entire world। लेकिन ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि ज्योग्राफी की कोई अपनी बाउंड्री नहीं होती है, जैसे हमारे पॉलिटिकल साइंस में बाउंड्री होती है स्टेट्स की। ज्योग्राफी हमेशा आप जो है फ्री ऑफ एनी बाउंड्री होता है। जो किसी एक जगह पे अगर कोई फेनोमेना हो रहा है उसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड के ऊपर पड़ता है। चाइना सबसे ज्यादा इमिशन कर रहा है, यूएस सबसे ज्यादा इमिशन कर रहा है, बट उसको झेल रहे हैं वैसे कंट्रीज जो कभी इमिशंस उतने नहीं किए, जैसे मालदीव्स हो गया, जैसे सिचेल्स हो गया, ये सब कंट्रीज हो गए। तो कहने मतलब कि किसी एक पॉइंट पे अर्थ पे कुछ भी हो रहा है तो उसका इंपैक्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड पे पड़ रहा है। दिस इज द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, इंटीग्रेटिंग इन नेचर। आगे जब हम डिटेल में ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे एल नीनो करंट के बारे में। एक एल नीनो ला नीना कंसेप्ट होता है ज्योग्राफी में, अगर हल्का फुल्का आप न्यूज़ पेपर पढ़ते होंगे तो कई बार आता होगा। ये एल नीनो ला नीना एक तरह का रीजनल फिनोमेना है, ये जो है एक पर्टिकुलर जगह पे ही होता है, पैसिफिक ओशन में ही होता है। ये एल नीनो करंट है वो पेरू के किनारे होता है, पेरू इज साउथ अमेरिका।
लेकिन इसका जो इंपैक्ट होता है वो पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट पे होता है। इसका इंपैक्ट केवल वहीं तक सीमित नहीं है। तो ये जो इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ब्रॉड है, दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रेटिंग नेचर ऑफ ज्योग्राफी। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करें तो ये मान के चलें कि हमेशा ज्यादा से ज्यादा दूर तक के इसके इंपैक्ट को कवर करने के लिए ज्योग्राफी में, तो उतना ही ज्यादा आप ज्योग्राफिकल आंसर लिखेंगे। तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नेचर ऑफ ज्योग्राफी। अब नेक्स्ट आता है हमारा ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को किन किन ब्रांचेज में हम पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं ज्योग्राफी को। अब ज्योग्राफी में आपको तो पता ही है नेचर और मैन का रिलेशनशिप है। तो नेचर में की बात जब करते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी हो जाती है, जब मैन की बात करते हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी होती है। तो इसीलिए ज्योग्राफी भी उसी बेसिस पे दो भागों में बांट दिया जाता है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब कि अबाउट द माउंटेन्स, अबाउट द रिवर्स, अबाउट द क्लाइमेट, अबाउट द लैंड फॉर्म्स, हर चीज फिजिकल ज्योग्राफी में आता है। ह्यूमन ज्योग्राफी में आता है अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द मैन। इंसान अपने भरण पोषण के लिए क्या करता है, खेती करता है, इंडस्ट्रीज में काम करता है, सर्विस सेक्टर में काम करता है, ये सब इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आ जाएगा। कहां कहां हमारे रिसोर्स हैं, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ही क्यों कोई इंडस्ट्रीज वहीं पे बसी होती है, क्यों आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इंडिया में जो है छोटा नागपुर रीजन में क्यों है, तो ये सब चीज इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट एक्सप्लेनिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैन। तो ये हो गया आपको ह्यूमन ज्योग्राफी में। उसी तरह से हमारा जियोमॉर्फोलॉजी क्या हो गया, पूरे पहाड़ कहीं पे बना है तो क्यों बना है, हमारा पठार बना है तो क्यों बना है, मैदानी भाग है तो क्यों है, ये नदी इधर से ही क्यों गुजरती है, ये जो ओशन करंट्स है वो ऐसे ही क्यों जाते हैं, ये सब चीज हम किसमें पढ़ते हैं, सॉरी मतलब ओशन नहीं, ये सब जो है जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। ओशन की जब बात करते हैं तो ये ओशिनोग्राफी आ जाती है, ठीक है। तो जियोमॉर्फोलॉजी में पहाड़, पठार, नदियां सब कुछ बात करते हैं। उसी तरह से हमारा क्लाइमेटोलॉजी है, कोई हवा क्यों चलती है तो इधर से ही क्यों डायरेक्शन में चलती है, इसका क्या इंपैक्ट है, रेनफॉल जो है यहीं क्यों ज्यादा होता है, मेघालय में क्यों सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होता है, क्यों राजस्थान में सबसे कम रेनफॉल होता है। तो इस तरह का रेनफॉल, कॉज, डिस्ट्रीब्यूशन सब क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं। ओशनोग्राफी में हम ओशन के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं, ओशन करंट्स, ये सारी चीजें, ये सब ओशनोग्राफी में होता है। बायोज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी हो गया। बायोज्योग्राफी मतलब सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, ये बायोज्योग्राफी होता है जो बायोलॉजी से लिया गया था। और लास्ट होता है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, जो इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये सब जो है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी हो गया। तो इसी तरह से ये फिजिकल ज्योग्राफी हो गया और इसी तरह से इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, रिसोर्स, ये सब देख लेते हैं। सोशल ज्योग्राफी में हम सेटलमेंट को जनरली पढ़ते हैं कि कोई अर्बन सेटलमेंट क्यों हुआ, दिल्ली ही क्यों शहर डेवलप हुआ, फरीदाबाद जो है क्या फायदा हो रहा है दिल्ली के होने से फरीदाबाद को। तो जो सेटलमेंट होती है ना, कहीं गांव क्यों बसता है, कहीं शहर क्यों बसता है, कुछ क्राइटेरिया होता है कि गांव जल्दी से शहर बन जाता है, कोई गांव जो है शुरू से ही गांव ही रह गया। तो ये सब भी जो साइंस होती है ना, ये भी जो सोशल ज्योग्राफी के अंदर आती है। उसी तरह से कल्चरल ज्योग्राफी होता है, लोगों का रहन सहन, लोग फेस्टिवल जो है, होली जो है मार्च में क्यों पड़ता है, ये सब चीज जो है ना कल्चरल ज्योग्राफी के अंदर आता है। लोगों के रेसेस, लोगों के लैंग्वेज, ये सब कल्चरल ज्योग्राफी में आता है। और हमारा होता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी मतलब जो हमने जियो पॉलिटिक्स की बात करी। तो ये सारे जो है ह्यूमन ज्योग्राफी के हो गए और ये सारे फिजिकल ज्योग्राफी के हो गए। और ये सब जो है किसी ना किसी दूसरे डिसिप्लिन से आए हैं। जियोमॉर्फोलॉजी आया है जियोलॉजी से, क्लाइमेटोलॉजी आया है मेट्रोलॉजी से, ओशनोग्राफी आया है किससे, नॉटिकल साइंस से आया है, बायोज्योग्राफी किससे आया है, बायोलॉजी से, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी जो है वो नेचुरल साइंस जो है उसका एक अपना इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट हुआ करता था, उससे आया है। उसी तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी में इकोनॉमिक ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से आया है, सोशल ज्योग्राफी सोशियोलॉजी से आया है, कल्चरल ज्योग्राफी भी सोशियोलॉजी से थोड़ा बहुत आया हुआ है, ठीक है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस से आया हुआ है। तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं से आए हुए हैं। अब दूसरी बात है कि इनका इवोल्यूशन जो है कैसे हुआ। पहले क्या होता था कि जो भी हम सब्जेक्ट्स पढ़ते थे वो अलग अलग पढ़ते थे। अब ये सब देख सकते हो आप, यहाँ पे सारा कुछ एक डिटेल है कि कौन सब्जेक्ट कहां से आया है, ठीक है। तो ये जो हमने पहला एक इस तरह का पिक्चर दिखाया था बिल्कुल उसी तरह से है, बस एक दिखाने के लिए और थोड़ा सा डिटेल में है ये, ठीक है। अब जैसे कोई भी चीजें हैं, जैसे कि आप जियोमॉर्फोलॉजी को ही ले लो। अब ये जियोमॉर्फोलॉजी कैसे डेवलप हुआ ज्योग्राफी में। सबसे पहले हमारे पास होता था दो सब्जेक्ट, एक होता था जियोलॉजी। जियोलॉजी में हम हमेशा अर्थ के अंदर की चीजें पढ़ते थे, अर्थ के लेयर्स पढ़ते थे, इसके अंदर रॉक्स पढ़ते थे कि क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, कैसा रॉक्स पाया जाता है, किस स्टेट में पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, कितना टेम्परेचर है, कितनी डेंसिटी है, ये सब चीज जो है हम जियोलॉजी में पढ़ते थे। जियोलॉजिस्ट को लगता था ना कि ये जो हम अंदर अर्थ के पढ़ रहे हैं इतना ही तक हमारा साइंस है, अर्थ के ऊपर पहाड़ पठार लगता था कि किसी और कारण से होगा,
इससे कोई लिंक नहीं है हमारा। हमारा अंदर की चीजें देखनी है, सरफेस के बाहर कोई और दुनिया है, वहां पे जो बनावट है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो जियोलॉजिस्ट अपने आप को यहीं तक रिस्ट्रिक्ट कर लेते थे। दूसरा एक साइंस था फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी क्या पढ़ता था कि ऊपर के ये जो पहाड़ बना है वो क्यों बना है, ये जो नदियां बनी हैं वो क्यों बनी है, ये जो झरने बने हैं क्यों बने हैं, ठीक, ये जो क्लाइमेट है, बादल हैं वो क्यों बादल बने हुए हैं, रेनफॉल क्यों होता है, ये जो भी पढ़ते थे वो अर्थ के सरफेस, इसको सरफेस मान लो, इसको अर्थ के अंदर का मान लो, इसको अर्थ के बाहर का मान लो। तो अर्थ के बाहर की चीजें जब भी वो पढ़ते थे तो उनकी दिमाग केवल बाहर ही चलती थी, वो अंदर की तरफ नहीं सोचते थे कि अर्थ के अंदर भी देख ले कि क्या होता है, कहीं इसी की वजह से तो बाहर में ये माउंटेन नहीं बना है। तो शुरू में जो माउंटेन बिल्डिंग का जो थियरीज थे, जो लोग बताते थे कि माउंटेन कैसे बने, वो काफी वाहियात काइंड ऑफ थियरीज लोग बताते थे, क्योंकि ये अंदर के जियोलॉजी की बात नहीं करते थे, केवल ऊपर ऊपर बात करते थे कि मिट्टी जो है मिल के सब ऐसे माउंटेन बन गई। तो ये जो उनके जो माउंटेन बिल्डिंग के जो थियरिस्ट हैं, जो थॉट्स हैं, वो काफी अनसाइंटिफिक हुआ करते थे। और ये अनसाइंटिफिक होने की वजह से धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहां पे। इसका जो रीजन है, इतने बड़े बड़े माउंटेन्स जो बने हुए हैं, कहीं ना कहीं उसका रीजन अंदर में भी होगा। तो कोई एक आदमी आया ऊपर जो जानता था कि कहां क्या बना हुआ है, और वो नीचे की भी बातें थोड़ी पढ़ने लगी, तो उसको समझ में आया कि ये जो माउंटेन्स बने हैं, जो प्लेट्यूज बने हैं, इसका कहीं ना कहीं रूट जो है अंदर में है, जियोलॉजी में भी है। तो उसने क्या किया कि इसके फॉर्मेशन को इससे एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। मतलब कि माउंटेन जो फॉर्मेशन जो हम फिजियोग्राफी में पढ़ते थे, जिसका एक्सप्लेनेशन हम कुछ और ऊपर का ही सिस्टम को देते थे, अंदर की बात नहीं करते थे, उसने इसके फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर दिया जियोलॉजी के कॉन्सेप्ट से कि अंदर में ये चल रहा है, इसकी वजह से ये प्लेट बन रहा है, और वो प्लेट टकरा के ये माउंटेन्स बना रहे हैं। तो ये जो नया सब्जेक्ट डेवलप हुआ दोनों को मिला के, ये हो गया हमारा जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम एक्चुअली क्या पढ़ रहे हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, outer structure of the earth in combination with the internal processes and mechanisms। अर्थ के अंदर के मैकेनिज्म्स को के वजह से अर्थ के ऊपर क्या बन रहा है, ये जियोमॉर्फोलॉजी में हम पढ़ने लगे। तो इस तरह से हमारा जियोमॉर्फोलॉजी डेवलप हो गया। तो इसी तरह से मेट्रोलॉजिकल साइंस के बारे में हम कुछ पढ़ना स्टार्ट किए, और उससे हमने क्लाइमेटोलॉजी को डेवलप कर लिया। नॉटिकल साइंस की चीजों को पढ़ना स्टार्ट किए, मैरीन जियोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट किए, उससे जो है हमने ओशिनोग्राफी डेवलप कर दिया। तो इस तरह से हमने अपने पूरे ब्रांचेस को डेवलप किए हैं ज्योग्राफी में, कि ऐसे ऐसे तरीके से देख देख के किए हैं। अब उतने डिटेल में आपको नहीं जाने की जरूरत है, पर्टिकुलरली हर ब्रांच का कि कैसे डेवलप हुआ, क्योंकि वो आपके डोमेन का नहीं है, आपसे डायरेक्टली वो कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आप अभी जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। लेकिन ये एक एग्जांपल्स के तौर पे बता दिया मैंने कि इस तरह से ज्योग्राफी के डिफरेंट ब्रांचेस का फॉर्मेशन हुआ। समझ में आ रही है बातें? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि अप्रोचेस टू स्टडी। ज्योग्राफी को हमने ब्रांचेस में बांट लिया कि फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी को हमने कैसे डेवलप हुआ ये भी हमने देख लिया। अब जो हमेशा एक पंगा रहा है ज्योग्राफी को स्टडी में, वो अप्रोच को लेकर रहा है कि ज्योग्राफी को हमको कैसे पढ़ना चाहिए, ज्योग्राफी ज्यादा बढ़िया से कैसे समझ में आएगा, सिस्टमेटिक अप्रोच से पढ़ें कि रीजनल अप्रोच से पढ़ें। अब ये सिस्टमेटिक और रीजनल क्या होता है, ये नाम जो है आपके लिए नया होगा दोनों, क्योंकि ये प्योर ज्योग्राफी के टर्म्स हैं, लेकिन मैं आपको इसको लेमन शब्द में समझा रहा हूं कि क्या इसका मतलब है। जब भी आप एज ए होल पढ़ते हो लॉज एंड मॉडल्स के साथ ज्योग्राफी को, मैंने कुछ भी आप जो है पर्टिकुलर हिमालयस के बारे में मत पढ़ो, आप जो है ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन के बारे में मत पढ़ो, एल्प्स के बारे में मत पढ़ो, आप केवल प्लेट टेक्टोनिक पढ़ो और उसी से सब एक्सप्लेन हो जाएंगे, हिमालय भी, एल्प्स भी, ड्रैकन्सबर्ग भी, यूराल भी। तो इस तरह की जो सोच थी ज्योग्राफी की कि आप मॉडल्स को पढ़ो केवल, तो वो बोलता था सिस्टमेटिक अप्रोच, कि कोई भी चीज पहले मॉडल बनाओ और उसको अप्लाई कर दो सब जगह। ये एक अप्रोच था जिसको हम सिस्टमेटिक अप्रोच बोलते थे। दूसरा एक अप्रोच था, वो रीजनल अप्रोच था, वो बोलता था कि नहीं, हर जगह की ज्योग्राफी अलग अलग है, हिमालयस बना है, एल्प्स बना है, इन दोनों के बीच में कुछ सिमिलरिटीज होंगे, लेकिन एक कोई मॉडल दोनों को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। तो इसलिए हमको हिमालयस को अलग पढ़ना चाहिए, एल्प्स को अलग पढ़ना चाहिए, दोनों को कंपेयर करना चाहिए, और इस तरह से हमको ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए, रादर देन कि केवल हम कोई मॉडल याद करके और सब जगह अप्लाई कर दे। तो ये दो अप्रोचेज हो गए। अब दोनों अप्रोचेस को आप अलग अलग कर दोगे तो ज्योग्राफी मिसिंग हो जाएगी।
आप केवल इनकी बात मान लोगे कि हम रीजनल तरीके से ही पढ़ेंगे, हिमालय को अलग से पढ़ेंगे, एल्प्स को अलग से पढ़ेंगे, उनको अलग से पढ़ेंगे, यूराल को अलग से पढ़ेंगे, तो ये वही वाली बात हो जाएगी जो आज से हम 200 साल पहले करते थे कि आप एक क्या बना लोगे, डिक्शनरी बना लोगे आप ज्योग्राफी की। तो केवल रीजनल अप्रोच को अगर आप फॉलो करोगे तो आप ट्रू सेंस ऑफ साइंटिफिक सेंस ऑफ ज्योग्राफी को मिस कर दिए। और केवल सिस्टमेटिक अप्रोच को आप पढ़ोगे तो आप क्या करोगे कि फिर केवल मॉडल बिल्डिंग में ही रह जाओगे, एक्चुअल में जो डिफरेंसेस हैं उसको आप मिस कर दोगे। मतलब ज्योग्राफी का जो फंडा होता है कि लोकल जगह का अपना सिग्निफिकेंस होता है, वहां के इंसान का अपना इंपैक्ट होता है, इसको आप मिस कर जाओगे। तो जो हमने दो अलग अलग अप्रोचेस देखे हैं और इसके बीच में झगड़े चलते रहे हैं कि ये अप्रोच से पढ़ना चाहिए कि ये अप्रोच से पढ़ना चाहिए, बहुत लेटर ऑन हमको रियलाइज होता है कि दोनों अप्रोच अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं ज्योग्राफी के लिए। तो आप एज ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी किसी एक साइड में नहीं जाएंगे क्योंकि आप ज्योग्राफर नहीं हैं। आपको जो है अपने इसके लिए पढ़ना है, ज्योग्राफी को समझने के लिए। तो आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो सिस्टमेटिक और रीजनल दोनों होनी चाहिए। इसका अब आप कैसे अप्लाई करेंगे अपने आंसर राइटिंग में? सपोज आपको क्वेश्चन आ जाए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे, वो क्वेश्चन हुआ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी मतलब कोई भी थियरी, कोई भी मॉडल। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या आ जाए, आगे हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है। तो इसका जो आप एग्जाम्पल देंगे वो अलग अलग एग्जाम्पल देंगे, हिमालय का एग्जाम्पल भी देंगे, एल्प्स का भी देंगे, यूराल का भी देंगे। तो इससे क्या हुआ, आप जो अलग अलग एग्जाम्पल देके कंपेयर कर दिए कि हिमालय जो है ऐसे प्लेट टेक्टोनिक हुई है हिमालय में और एल्प्स में ऐसी हुई है, तो ये क्या किया आपने, रीजनल अप्रोच को वहां घुसा दिया सिस्टमेटिक अप्रोच में। तो ये तरीका क्या हो गया, आप दोनों अप्रोच को आपने कवर कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाँ हिमालय के बारे में बताओ, तो आपने हिमालय के बारे में बताने लगे कि 3 हिमालय हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय। अब साथ साथ उसको अगर इसमें सिस्टमेटिक को घुसा दे कि ग्रेटर हिमालयज और लेसर हिमालयज और शिवालिक जो 3 पैरेलल रेंजेज क्यों बन रहे हैं, क्योंकि एक ही प्लेट टेक्टोनिक के तीनों प्रोसेस हैं और तीनों एक ही साथ बने हैं। अभी हम डिटेल में ये सब बात करेंगे, अभी आपको थोड़ा कम समझ में आएगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो ये चीज क्या किया आपने कि रीजनल के क्वेश्चन में आपने सिस्टमेटिक अप्रोच को लगा दिया। तो आपका ट्रू नेचर ऑफ ज्योग्राफी वहां भी दिखेगा कि भाई तुमको हिमालय के 3 लेयर्स के बारे में पूछा गया, तुमने जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को वहां पे घुसा के एग्जांपल दे दिया। तो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द आंसर, राइट। तो इस तरह की चीजें आपको अपने आंसर में रिफ्लेक्ट करानी है कि सिस्टमेटिक अप्रोच को, ओरिजिनल अप्रोच को दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन जो है किसी एक तरीके से दोनों में से पूछ देगा, या तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताओ या हिमालय का स्ट्रक्चर बताओ। तो हिमालय का स्ट्रक्चर बोल दिया तो वो रीजनल हो गया। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी जो पढ़ते हैं वो रीजनल जो है अप्रोच के अकॉर्डिंग है। और जो हमारा जो पहला होता है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, और जो आप ये पढ़ते हो कि प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, एनसीईआरटी आप 11th क्लास में देखोगे तो 2 बुक है, एक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और एक इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। जो प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है वो सिस्टमेटिक अप्रोच के बेसिस पे है, और जो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है जो दूसरी बुक है वो रीजनल अप्रोच के बेसिस पे है। तो आप क्या करोगे कि जो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का जो क्वेश्चंस को कवर करोगे वो आप कनेक्ट करोगे किससे, प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी से। और प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी का जो क्वेश्चंस होंगे उसको कनेक्ट करोगे आप रीजनल ज्योग्राफी से, इंडिया से, अगर आप कहीं बाहर जानते हो तो बाहर से भी। तो ये एग्जांपल का काम पड़ेगा इसके लिए, और इसके क्वेश्चंस में ये कॉज का काम करेगा। तो दोनों ही केसेस में आप क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, आप दोनों अप्रोच को पूरी तरह से उसमें इंसर्ट करके ट्रू नेचर ऑफ आंसर ऑफ ज्योग्राफी बता दोगे। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपसे पूछेगा तो वो डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि हिमालय पे इसका जो है आप एप्लीकेशन बताओ, लेकिन आप जो है हिमालय पे एप्लीकेशन बताएंगे। क्यों? क्योंकि आपको रीजनल व्यूज को दिखाना है। ये जब हिमालय के बारे में पूछेगा तो आपको प्लेट टेक्टोनिक की बात भी नहीं करेगा, लेकिन आप जो है प्लेट टेक्टोनिक को उसमें लाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ट्रू नेचर ऑफ ज्योग्राफी दिखानी है। तो दैट इज द अप्रोच टू स्टडी, और दोनों अप्रोच को आपको अपने स्टडी में इंटीग्रेट करने की जरूरत है। नेक्स्ट अब लास्ट आ रहा है कि हमें कैसे स्टडी करनी चाहिए। आप सब कुछ जान गए, यहां पे अप्रोचेज जान गए, कैसे इवॉल्व हुआ, साइंस है कि आर्ट्स है, क्या क्या चीजें हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप जान गए, इंटरडिसिप्लिनरी है, इंटीग्रेटेड है। तो अब जो है कैसे आपको पढ़ना चाहिए या कैसे आंसर लिखना चाहिए, तो सबसे पहला है वो फिजिकल और ह्यूमन एस्पेक्ट्स को इंटीग्रेट करना है। ये हमने धीरे धीरे साथ में बात कर रखी है, हमने इसी को बस कंक्लूड कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं बात को। आप फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन में ह्यूमन एस्पेक्ट्स को लाएंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी के क्वेश्चन को फिजिकल एस्पेक्ट्स में लाएंगे, दोनों को इंटीग्रेट करके आप ज्योग्राफी को स्टडी करेंगे, पहली नंबर बात। दूसरी चीज, सिस्टमेटिक एंड रीजनल अप्रोच को आप अप्लाई करेंगे।
आप अगर हिमालय के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से हमेशा कनेक्ट करके पढ़ेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ऐसा बोलता है, तो देखो ये ऐसे अप्लाई हो रहा है हिमालय पे। आप जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात करेंगे, अच्छा ऐसा बोल रहा है कि ये लेयर्स ऑफ माउंटेन बनेंगे, तो देखो हमारा हिमालय जो है लेयर्स ऑफ माउंटेन में है। तो इस तरह की स्टडी जो हो गई आपको इंटीग्रेटेड स्टडी हो गई सिस्टमेटिक और रीजनल अप्रोच को। फिर आपका स्टडी ऑफ ज्योग्राफी इज इनकम्प्लीट विदाउट मैप्स एंड डायग्राम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्योग्राफी जो है वो विजुअल प्रेजेंटेशन, पिक्चोरल प्रेजेंटेशन का सब्जेक्ट होता है। बिना मैप एंड डायग्राम का ज्योग्राफी नहीं पॉसिबल है। आप कुछ भी लिखो, कोशिश करो कि जितने मैप डायग्राम में हम दिखा सके ज्योग्राफी को, उतना ही ट्रू नेचर ऑफ ज्योग्राफी आपका सामने आएगा। राइट। ज्योग्राफी में ग्राफी का एक मतलब यह भी मानते हैं कि ग्राफी मतलब कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो इसका मतलब कि देयर कैन नॉट बी अ ज्योग्राफी विदाउट द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, विदाउट द विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द फेनोमेना और एनी फीचर। तो आप ज्योग्राफी में हमेशा देखो, हम पूरे क्लास में, आप लोग में से कुछ लोग 2-3 क्लास कर भी चुके होंगे, डायग्राम्स का ज्यादा यूज करते हैं। हर चीज डायग्राम से दिखाते हैं। कई बार डायग्राम्स की जरूरत नहीं होती है तो भी हम डायग्राम्स दिखाते हैं। आपको हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं ऐसे होता है। मेरा पर्पस आपको डायग्राम्स में पिक्चर दिखाना नहीं है, मेरा पर्पस है कि आपको यह समझ में आना कि हाँ ज्योग्राफी जो है डायग्राम्स का ही खेल है। डायग्राम्स के बिना ज्योग्राफी को हम नहीं ये करेंगे। इसीलिए जितना मैक्सिमम पिक्चर्स हो सकता है हम डालने की कोशिश करते हैं, जिसकी जरूरत नहीं भी है। तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप कुछ भी ऐसा पिक्चर्स बनाते रहो। आप अर्थक्वेक की क्वेश्चन आया था, आप इंस्ट्रूमेंट बनाने लगो पूरा जो है सिस्मोग्राम का, वो मेरा पर्पस वो नहीं था, क्योंकि आप ड्राइंग का एग्जाम नहीं दे रहे हो। मगर आप डायग्राम्स को जहां भी यूज करने के लिए आप मैक्सिमम जगह पे आप यूज करते जाओ। यही नेचर होता है ज्योग्राफी का। राइट। और लास्ट, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ व्हाट, वेयर एंड व्हाई। कोई भी चीज पूछा जाए, ज्योग्राफी क्या होता है, किस बारे में पूछा जा रहा है, कहां कहां है और ऐसा क्यों है, ये 3 चीज पूरा ज्योग्राफी का क्रक्स होता है। माउंटेन्स, कौन सा माउंटेन्स कहां लोकेटेड है, क्यों बना है और क्यों वहां लोकेटेड है। हिमालय क्या है, तो एक फोल्ड माउंटेन है। आगे बात करेंगे कि फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, ये सब क्या होता है। एक फोल्ड माउंटेन है, कहां है, तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में है। क्यों है वहां पे, क्योंकि दोनों प्लेट जो है एक दूसरे से कन्वर्ज किया था। तो कोई भी ज्योग्राफी में कोई टॉपिक ले लो, व्हाट, वेयर एंड व्हाई के बिना ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं होता है। तो ये व्हाई जनरली लोग छोड़ देते हैं, व्हाट वेयर तो बताते हैं, व्हाई छोड़ देते हैं। अब आपसे पूछ दिया जाए कि हिमालय के लैंडस्केप को बताओ, तो आप बोल देंगे कि हिमालय का ग्रेटर हिमालय होता है, लेसर हिमालय हो जाता है, शिवालिक हो जाता है, ग्रेटर हिमालय के ये फीचर्स हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। लेकिन क्यों पर्टिकुलर फीचर्स है, क्यों इसका स्टीप स्लोप है, आप अगर ये नहीं बता रहे हो तो ज्योग्राफी को पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर रहे हो। तो क्यों का हमेशा आंसर देना, कोशिश करना कि क्यों का आंसर जरूर दें, क्योंकि व्हाट वेयर हमेशा आप आंसर दोगे और ये क्वेश्चन में भी हमेशा पूछा रहेगा, लेकिन ये जनरली क्वेश्चन में नहीं पूछते हैं। तो क्यों का आंसर हमेशा एक लाइन में भी जरूर देना। जैसे पूछता है, बोलते हो कि हाँ जो ग्रेटर हिमालय है वो स्टिप है, सबसे हाईएस्ट है, तो क्यों है, तो जब टकराहट हुई थी प्लेट टेक्टोनिक्स की, तो सबसे ज्यादा फोर्स जो है पहली बार में वहीं पे डेवलप हुआ था, इसलिए सबसे ऊंचा बन गया। राइट। तो इस तरह का जो एक्सप्लेनेशन होता है ना एक एक लाइन का, हर चीज का, ये देना जरूरी होता है। और ये जो है आपको बाकियों से एक अलग आपको एक दे देगा आंसर का रूप। और वो चीज जो है वो फैक्टर कर जाता है जब ह्यूज कंपटीशन के फॉर्म में आप एग्जाम देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है ज्योग्राफी की। अब जो नेक्स्ट है हमारा लास्ट है, वो होता है सोर्सेस ऑफ स्टडी। क्या क्या हम पढ़ें ज्योग्राफी के लिए और कैसे पढ़ें। क्लास तो आपकी हो ही रही है, वीडियो तो हो ही रहे हैं, ये तो आपका चलता रहेगा। लेकिन कोई भी टीचर, कोई भी फैकल्टी आपको यहां बैठा के 2 घंटे में सब कुछ नहीं पढ़ा सकता है और आपको कंठस्थ नहीं करा सकता। सेल्फ स्टडी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन एनी सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी। यहां हम आपको कितना भी चिल्ला के, गला फाड़ के आपको पढ़ा दे, दिखा दे, पिक्चर दिखा दे, ड्राइंग दिखा दे, ठीक है, आप जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक घर जाके आप भूल ही जाएंगे। तय बात है, आज नहीं भूलेंगे, बहुत अच्छा अगर हमने एक्सप्लेन कर दिया, कल नहीं भूलेंगे, 1 हफ्ते बाद आप भूल जाएंगे। तो आपको कौन कौन से सोर्सेस देखने हैं। सबसे पहले कि एनसीईआरटी मस्ट है, बिल्कुल मस्ट है। प्रेफरेबली ओल्ड बुक्स फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। देखो फिजिकल ज्योग्राफी तो चेंज होता नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि हिमालय जो है 1988 में कुछ और था, आज कुछ और हो गया। ह्यूमन ज्योग्राफी बदलता है, इकोनॉमी बदलती है, जो प्रोडक्शन हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, ये सब बदलते हैं। लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी जो है इसको बदलने में मिलियंस ऑफ साल लगते हैं। ठीक है, आज से 50 मिलियन साल बाद हो सकता है हिमालय चेंज हो जाए, कुछ और एक और आ जाए एक सीरीज हिमालय का, बट प्रेजेंटली तो वो 3 ही है आपके लाइफ तक।
ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी जो है कभी चेंज नहीं होता है, तो इसीलिए ओल्ड बुक्स जो है उसको प्रेफर करो। इसका कारण क्या है ना कि ओल्ड बुक्स में जो कंटेंट है वो काफी डीप में दिए होते थे। आजकल के नए बुक जो है एनसीईआरटी निकाल रही है वो स्पून फीडिंग स्टूडेंट्स के लिए जनरली निकाल रही है कि थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देके और छोड़ दे रही है। ओल्ड बुक्स काफी डिटेल में देते थे, और जो अभी हमारे जो क्वेश्चन सेटर्स हैं यूपीएससी में, ये यंग जनरेशन के टीचर्स नहीं होते हैं, ये पुराने प्रोफेसर्स होते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू तो चलो नहीं कराते होंगे क्योंकि जेएनयू से थोड़ा गवर्नमेंट की दिक्कत है, ठीक है, लेकिन डीयू हो गया या ये हो गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यहीं पे जाते हैं क्वेश्चन सेट होने के लिए। और जो क्वेश्चन सेट होने वाले होते हैं वो पुराने वो ज्योग्राफर्स होते हैं, जो मतलब पुराने प्रोफेसर्स होते हैं, तो उनको पता होता है कि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, तो उनको ये वाले बुक का पता होता है, नए वाले का नहीं पता होता है। इनफैक्ट हम लोग जो है जो लेटेस्ट बुक आता है उसको नहीं ध्यान देते हैं कि क्या ही दिया होगा ओल्ड बुक्स में जो दिया है। तो इसलिए आप इस बुक्स को प्रेफर करो, देखो कि कितने डिटेल में ये सब दिया हुआ है। अब जब आप भी करोगे इसको तो क्लास 6 से स्टार्ट करोगे और 12 तक करोगे। आपको लगेगा कि क्लास 6 में क्या ही पढ़ना है, तो बच्चे पढ़ते हैं। क्लास 6 में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमको लग रहा है कि आपको नहीं पता होगा। मैंने भी जब तैयारी स्टार्ट करी थी तो हमें भी नहीं पता था। तो क्लास 6 का बुक को आप कम मत समझना, उसको भी उतने ही सीरियसनेस के साथ पढ़ना जितना कि आप ज्योग्राफी के कोई बहुत ही स्टैंडर्ड बुक को पढ़ोगे, क्योंकि बेसिक तैयार होना बहुत जरूरी है। यूपीएससी में 90% बच्चों का यही दिक्कत होता है कि वो उनको लगता है कि वो कोई बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और क्लास 6-7 की बुक पढ़ेंगे तो उनकी बेइज्जती फील होती है कि यार हम बच्चों का बुक पढ़ रहे हैं जो मेरा भतीजा भी पढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है। आप जब अपने टाइम पढ़े थे ठीक है, अभी आप इतने ज्यादा मैथ, साइंस और कॉमर्स पढ़ने में आप ये हो चुके हैं कि वो सारी चीजें आपके दिमाग में अरेंज नहीं है, समझ रहे हो। तो इसलिए हमेशा अरेंज करने के लिए ना लोअर लेवल से स्टार्ट करो, क्लास 6 से स्टार्ट करो और 12 तक पढ़ो इन सीक्वेंस। अब जब भी पढ़ो तो ऐसा मत पढ़ो कि क्लास 6 का बुक हम पेज नंबर 1 से पेज नंबर 100 तक पूरे बुक को खत्म कर दिया तब क्लास 7 पे जा रहे हैं। दैट इज नॉट द साइंटिफिक वे। वो बच्चों के लिए है, क्योंकि उनका जो दिमाग है वो ग्रेस्प नहीं कर पाएगा क्लास 12 का। आपका दिमाग डेवलप हो चुका है, आप जो है बहुत पहले 6, 7, 8, 9, 10 पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, कोई सब्जेक्ट पढ़ा, मगर समझने की क्षमता आपकी ज्यादा है। तो आप जो है ब्रांचेस के अकॉर्डिंग पढ़ना रादर देन की क्लास के अकॉर्डिंग। जैसे क्लास 6 में जो जियोमॉर्फोलॉजी का दिया हुआ है चैप्टर, जो लैंड के बारे में, कॉन्टिनेंट के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, यही जियोमॉर्फोलॉजी है। जैसे ही आप हवा, पानी, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर में चले जाते हो तो क्लाइमेटोलॉजी हो जाता है। जैसे ही ओशन में घुस जाते हो ओशनोग्राफी हो जाता है। तो इस तरह से ब्रांचेस तो आपको पता ही चल चुका है कि जियोमॉर्फोलॉजी क्या है और ओशनोग्राफी क्या है। तो जैसे ही ब्रांचेस के अकॉर्डिंग पढ़ो, जैसे क्लास 6 में अगर आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ लिए क्लास 6 के बुक का, तो तुरंत जो हायर स्टैंडर्ड का है वो जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ लो, फिर उसके हायर स्टैंडर्ड का जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ लो, और ऐसे जाते जाते क्लास 12 तक का जो है जियोमॉर्फोलॉजी, जितने बुक्स हैं 6 से लेकर 12 तक का, उनका पहले जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ लो। अभी हम क्लास कर रहे हैं तो जियोमॉर्फोलॉजी ही तो पढ़ा रहे हैं ना, हम तो क्लास 6, 7, 8, 10, 9 से नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वही एक बेस्ट वे होता है पढ़ने का। तो इस तरह से करके आप लास्ट तक पढ़ लो। उसके बाद फिर क्लाइमेटोलॉजी पे जाओ, फिर से 6 से स्टार्ट करो, 6 से लेकर 12 तक का क्लाइमेटोलॉजी पढ़ लो, ओशनोग्राफी 6 से लेकर 12 तक का पढ़ लो। तो ऐसे ब्रांचेस में बांट के पढ़ो, तब आपको क्लैरिटी आएगी पूरी तरह से, इंटायरिटी पूरी तरह से क्लियर होगा, रादर देन कि आप ये हो। अगर ठीक है 11, 12 थोड़ा सा आपको टफ लगता है, जो आर्ट से नहीं जुड़े हुए हैं, तो अभी इसको छोड़ दो, एटलीस्ट 6 से लेकर 10 तक जो है ब्रांच वाइज चले जाओ जियोमॉर्फोलॉजी के बाद इस तरह से, और उसके बाद 11, 12 को आप स्टार्ट करो। ऐसे कर सकते हो। कई लोग को डिफिकल्ट लगता है कि अभी, अब कई बार क्या होता है ना यार कि ऐसा कंपार्टमेंटलाइज ब्रांचेस नहीं है ना। जियोमॉर्फोलॉजी में भी कई बार बोल देता है कि हाँ क्लाइमेट ऐसा है तो इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तब आप क्लाइमेट के बारे में अगर जीरो जानते हो तो फिर आपको वहां भी दिक्कत होगी कि हाँ यार क्लाइमेट ये क्या है। तो इसलिए आप 6 से 10 तक कर लो ब्रांचेस वाइज, और 11, 12 में आके फिर जो है उसी तरीके से चले जाओ। तो ये एक तरीका होता है एनसीईआरटी पढ़ने का। वंस यू आर ओवर विथ एनसीईआरटी आपने कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया, तब जाके आप जीसी लियोंग के पास जाओ। जीसी लियोंग एक पतली सी बुक आती है, फॉरेन राइटर की बुक है। ये बुक बहुत अच्छी है, काफी इंफॉर्मेटिव है, काफी डिटेल भी है, मगर इस बुक को पढ़ने के लिए आपको लिटिल बिट का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्योंकि इस बुक में ना एकदम लेमन टाइप चीजें नहीं दी हुई हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट एक एक लाइन उसका इंपॉर्टेंट है, और ये ज्यादा मोटी बुक नहीं, एकदम पतली सी बुक है। तो इसको आप तब पढ़ो जब आप एनसीईआरटी कवर कर चुके हैं। तो एक एनसीईआरटी कवर करने के बाद जिसको बोलते हैं ना कि एक पॉलिसिंग हो गई आपके नॉलेज की, वो जीसी लियोंग आपके फिजिकल ज्योग्राफी में कर देगा। ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स आते हैं, जैसे खुल्लर का ज्योग्राफी हो गया इंडियन ज्योग्राफी के लिए। बहुत लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी के लिए खुल्लर पढ़ो। खुल्लर नहीं पढ़ा तो तुमने क्या इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा, एनसीईआरटी में तो कुछ दिया ही नहीं है।
ऐसा नहीं है। खुल्लर ज्योग्राफी 1000 पेज का इतनी मोटी बुक आप जीएस के लिए पढ़ेंगे तो बाकी सब्जेक्ट्स आप कब तैयार करेंगे? आपका पर्पस ऑप्शनल नहीं है ना, आपका पर्पस अभी जीएस के लिए है। तो खुल्लर्स ज्योग्राफी ठीक है, अच्छी किताब है, हम लोग ऑप्शनल के लिए सजेस्ट करते हैं खुल्लर्स पढ़ने के लिए, बट आपके लिए खुल्लर के लिए इंपॉर्टेंट बस कुछ कुछ पेजेज होंगे। जैसे एक चैप्टर में इसके 50 पेज हैं एक चैप्टर पे खुल्लर के, तो आपके लिए इसमें से 5 या 2 से 5 पेज आपके काम के हैं। लेकिन अब दिक्कत है कि आपको पता कैसे चलेगा कि भाई खुल्लर जो है कौन सा पेज हमको पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। तो जैसे ही हम क्लास में एक चैप्टर कवर कर देंगे, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी कवर कर देंगे, ऐसा तो खुल्लर इंडियन ज्योग्राफी की बुक है, तो जैसे ही इंडियन ज्योग्राफी हम कवर कर देंगे तो कुछ चैप्टर्स आपको सेलेक्टेड बोल देंगे कि जो नया वाला खुल्लर की किताब है उसके कुछ कुछ चैप्टर्स आप पढ़ लेना। और उसके लिए आप पूरा खुल्लर खरीदने मत जाना, हम कोचिंग से ही बात करके एक 3-4 पेज का जो भी जरूरत की चीजें होंगी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, या फिर उसके पीडीएफ्स आपको दे दिए जाएंगे, वट जो भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उतना पढ़ लेना, ठीक, क्योंकि हर बुक का अगर आपको एक एक मोटा 20 पेज 50 पेज पढ़ने के लिए 1000 पेज का बुक तो नहीं कर दोगे ना। तो ये सारी चीजें हो गई। फिर मैगजीन्स का आता है कि अगर मैगजीन से आप थोड़ा सा अपने आप को ब्रशअप करना चाह रहे हो करंट इशूज से, करंट अफेयर से, क्योंकि यूपीएससी जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रही है आप देख ही रहे हो, ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत अगर ट्रैक करते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो आप देखोगे कि कितना करंट इशूज अफेयर से क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में। तो उसके लिए मैगजीन आती है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, डाउन टू अर्थ और ज्योग्राफी एंड यू, ये 2 मैगजीन है। इन 2 में से जो भी आपको अच्छा लगे, आपको इंटरेस्ट हो, तो इसमें से कुछ कुछ आर्टिकल्स पढ़ते रहना। बहुत ये नहीं है आपको शायद 15 दिन में एक बार आती है, तो आप जो है उसमें आते होंगे तो 10 आर्टिकल आते होंगे, 10 आर्टिकल बैठे बैठे अगर पढ़ लोगे आप, हर 2 दिन में भी प्लान करते हो एक आर्टिकल पढ़ने का, तो ये करंट आपका ज्योग्राफी का कवर कर देगा, जो भी करंट इशू ज्योग्राफी से रिलेटेड चल रहा है। और आप इसको, वैसे तो करंट का भी क्लासेस हमने रखा है अपने मॉड्यूल में, और हमने इन्हीं से सोचा है कि हाँ यहीं से उठाएंगे, बट हमारा तो कोर्स 1.5 महीना में खत्म हो जाएगा। इसमें इशूज तो आते रहेंगे आपके आगे के 1 साल तक, तो कुछ नए इशूज आएंगे तो हम कैसे कवर करेंगे? हम तो वो इशू कवर करेंगे जो पिछले 6 महीने में रहे हैं। तो आगे के लिए आप डाउन टू अर्थ और ज्योग्राफी एंड यू में से कोई भी एक मैगजीन के आर्टिकल्स पढ़ते रहना। एंड लास्ट में ऑक्सफोर्ड एटलस, कभी आप ज्योग्राफी पढ़ो हमेशा एटलस लेके बैठो, बिना एटलस का ज्योग्राफी मत पढ़ो। आपकी आदत होनी चाहिए मैप पे देखने की चीजों की, कि ये हम देख रहे हैं ये माउंटेन यहाँ पे लिखा हुआ है, एटलस में देखिए यार अफ्रीका में ये माउंटेन किलिमंजारो कहाँ पे है पिक, ये देख लिए। उसी तरह से जो भी चीजें आप फीचर्स आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हो उसमें आपको कोई भी दिख रही है कि ये माउंटेन लिखा हुआ है, आप एटलस में देख लो कि ये माउंटेन कहाँ है। तो इससे जो है ना आपकी जो पिक्चर क्लैरिटी रहेगी, मैप आपका ऑटोमेटिक तैयार होता रहेगा। मैपिंग का क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा आते हैं, वो आपके तैयार होते रहेंगे। और साथ साथ आपका जो पिक्चोग्राफिक प्रेजेंटेशन का जो इनकलकेशन होगा ना अंदर में, कि हाँ कैसे ज्योग्राफी को पिक्चर बना के हमें डायग्राम बना के दिखाने हैं, ये भी धीरे धीरे आपका होता रहेगा। एक दिन में ये सब नहीं होती है कि आपने दिमाग में भर लिया कि हमको डायग्राम बनाना है, सीधा हम जाएंगे सुपरमैन की तरह एग्जाम में और डायग्राम बना के भर के आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, होगा ही नहीं। आप कितना भी सोच लो दिमाग में कि हाँ एकदम हम बना के आएंगे, वहां ब्लैंक पड़ जाओगे। तो इसलिए ना ये आदत की चीजें होती हैं, ये चीजें जो है तो समझने की चीजें नहीं होती कि एक बार हमने जान लिया कि डायग्राम बनाना है तो हम डायग्राम बना देंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट द इंटायर कोर्स, ठीक है। एंड द लास्ट, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स, जो भी हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा, जैसे भी उसको हम पढ़ेंगे। बाकी आपको क्लासेस में कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप क्लास शुरू होने से पहले हम 10 मिनट का डाउट सेशन रख लेंगे कि पिछले क्लास में अगर कोई दिक्कत होगी तो उससे रिलेटेड कोई डाउट आप पूछ लो। क्लास के बाद भी हम यहाँ पे आधे घंटे 1 घंटे बैठे रहते हैं, तो वहाँ भी आप आके पूछ सकते हो। तो एनीथिंग दैट यू कैन आस्क, वट एवर यू वांट।